हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एवी क्रैकिंग मंत्रा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था 2018 का पूरा एनालिसिस देखा था कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। और उसके पहले का 2017 का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आई लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आज से हम देखेंगे 2019 का ए सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट इज और आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार और जमींदार। मतलब जागीरदार और जमींदार में क्या फर्क है, मुगल इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा गया है ये सवाल। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असेसमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection। देखिए, जागीरदार जो रहते हैं, एक्चुअली जागीरदार जो है वो मनसबदारी सिस्टम के अंडर आए थे। तो उनको थोड़ा सा लैंड का एक हिस्सा दिया जाता था। तो उन उसके बदले उन्होंने कुछ ड्यूटीज भी उनको परफॉर्म करनी थी, जैसे पुलिस, जुडिशियल, मिलिट्री वगैरह। तो आधा स्टेटमेंट तो सही है, जागीरदार और होल्डर्स ऑफ लैंड असेसमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। पर जो जमींदार थे वो भी होल्डर्स थे, पर ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन नहीं था, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन नहीं था उनका। तो रेवेन्यू कलेक्शन के बगैर वो भी अलग अलग टास्क परफॉर्म करते थे, जैसे रेंडरिंग सोल्जर्स टू फिल द रैंक्स ऑफ रॉयल आर्मी, मतलब रैंक्स देने का काम वगैरह। मतलब पुलिस ड्यूटीज भी परफॉर्म करते थे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बोला था। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते। लैंड असेसमेंट्स टू जागीरदार वर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वर नॉट हेरिडिटरी। तो ऐसा था क्या, क्या लगता है आपको? तो ऐसा उल्टा है। मतलब जमींदार की जो राइट्स थे तो वो हेरिडिटरी थे, ना कि जागीरदार के। जागीरदार को जनरली प्रमोशन भी दिया जाता था, डिमोशन भी करते थे, डिपेंडिंग कि वो एम्परर के टुवर्ड्स कितने लॉयल है, तो उसके हिसाब से उनका ये कर कर सकते थे। और जमींदार के पास पूरा हेरिडिटरी राइट्स थे रेवेन्यू के ऊपर, मतलब उनका पूरा वंश आगे जा सकता है उसी इसमें। तो सेकंड तो स्टेटमेंट भी गलत है, तो आंसर हो गया डी। ठीक है। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी है। इसके अंदर का चैप्टर 4 है। और मनसबदार मनसबदार और जागीरदार का एक्चुअली अगर पेज नंबर पूछा जाए तो पेज नंबर 51 52 पे है उनका पूरा। और क्लास 12th की भी एनसीईआरटी है, पार्ट 2। तो उसमें भी आप पेज 211 और 213 पे आपको दिख जाएगा ये पूरा। मतलब पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था ये। और नए एनसीईआरटी को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दे दीजिएगा, क्योंकि उसमें से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट इंडिया, ये देखिए, ये ध्यान में रखिएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रही है ये। मतलब स्वतंत्र हो गया है इंडिया तब की बात है ये। और लैंड रिफॉर्म्स के कंटेक्स्ट में ये दो आपको हाईलाइट करने चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है, अभी हमने हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमारा माइंडसेट हिस्ट्री में ही रहता है कि हाँ अभी कॉलोनियल रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा, और उसके उसी कंटेक्स्ट में हम ये पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए बस। इसका और इसका लिंक मत कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा लिंक करने के लिए मजबूर भी करते कभी कभी, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते, द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। ठीक है। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। ठीक है। इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। ये क्या बात हुई, ऐसा तो थोड़ी जरूरी नहीं था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि हम कल्टीवेशन कैश क्रॉप्स का ज्यादा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सी तो गलत है। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जाम्पशन टू द सीलिंग लिमिट्स, ऐसा भी नहीं था। तो सी और डी तो गलत हो गए। अभी ए और बी में देखते हैं। द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। पर ये तो ठीक है, पर मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स तो यही था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सभी जो लैंडलेस है उनको प्रोवाइड किया जाए। तो ये तो मेन एम था इंडिपेंडेंट इंडिया की बात किया जाए तो। और वैसा देखा जाए तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या था, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब जो बीच के थे तो उनका खात्मा करना चाहिए। फिर टेनेंसी रिफॉर्म्स लाए थे, जो होल्डिंग्स और पर फैमिली होल्डिंग्स भी इन्होंने चालू की थी। मतलब इंडिविजुअल भी था और फैमिली होल्डिंग्स भी थे। हर एक फैमिली में कितने होल्डिंग्स होने चाहिए, ऐसा तो नहीं था कि नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स तो नहीं था, ऐसा नहीं था, जरूरी नहीं था। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। अभी देखिए ये रिपोर्ट्स वगैरह जो रहते हैं इंपॉर्टेंट जैसे वर्ल्ड बैंक के हो गए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हो गए, फिर आईएमएफ के हो गए, ये तीन तो इसके काफी इंपॉर्टेंट है और इसके सभी रिपोर्ट्स आपको याद ही रहने चाहिए। तो ये किसका है, क्या आप बता सकते हो? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। ये पूरा फैक्चुअल है, तो इसमें कुछ ऐसा अलग से कुछ तो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, करंट बेस्ड और फैक्चुअल रहता है, ये रिपोर्ट्स आते ही रहते हैं हमेशा। तो इसके ये तीनों में आपको कंफ्यूजन हुआ रहेगा, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ, तो इनके अच्छे से पक्के करके रखने हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, अभी चार्टर एक्ट के रिगार्डिंग पूछा गया है सवाल। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा रहेगा, तो ऑलमोस्ट ये सही लग रहा है। इट asserted द sovereignty ऑफ द ब्रिटिश crown ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सही लग रहा है। द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अभी देखिए थर्ड स्टेटमेंट देखिए, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो रेवेन्यू ऑफ इंडिया था वो कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा नहीं किया जाता था। थर्ड तो गलत है, थर्ड गलत। आंसर हो गया ए और बी, करेक्ट पूछा है। और स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा आपको, 566 पेज है आई गेस, मॉडर्न इंडिया का है स्पेक्ट्रम। 566 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा चार्टर एक्ट का वो पूरा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट, अभी स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ये भी सही है, दोनों भी सही है, तो इसमें कुछ ऐसा संदेह तो नहीं है, क्योंकि देखिए स्वदेशी का मीनिंग ये होता है कि हमें खुद से प्रोड्यूस करना है पूरा, मतलब इंडियनाइजेशन करना है। तो इंडिजिनस आर्टिजन क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही, मतलब रिवाइव करना ही है हमें, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स आए थे तब उनका ही प्रोडक्शन वगैरह हम यूज कर रहे थे पूरा, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज थे पूरा, तो वो पूरा पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, ऑलमोस्ट कगार पे थे उनके। तो हमें स्वदेशी मूवमेंट इसीलिए चलानी पड़ी थी। तो वो वन ऑफ द रीजंस था उसमें से। पर ठीक है, उसमें से चार हमारे मेजर पार्ट थे स्वदेशी मूवमेंट के, उसमें से एक था कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तीन कौन से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसलिए आंसर हो गया सी। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन दिया है और लीडर पूछा है। मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजन सहजानंद सरस्वती, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नाइकर। तो क्या लगता है आपको, इसमें पूछा गया करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा रहेगा इसमें से? अभी आपको लगेगा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी, तो ये ऑलमोस्ट ये अंबेडकर जी का रह सकता है, फिर वन गलत। सी हो गया आंसर। तो क्या लगता है ये सही होगा क्या? नहीं, तीनों भी सही है। और देखिए जो मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट वो स्पेक्ट्रम में लास्ट पेजेस में दिए हैं, तो उसको एक थोड़ा सा चार्ट या टेबल करके आपको याद रखना चाहिए उस पे भी, जो मेजर मेजर लीडर्स है। जैसे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग तो महात्मा गांधी का है, और एक अनटचेबिलिटी का है अंबेडकर जी का। तो वो भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, अगर किसी ने ऊपर ऊपर पढ़ा रहेगा तो ये दोनों में कंफ्यूजन होके ये चांसेस है कि वो गलत कर सकता है। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर इसका? डी। अभी सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। अभी हरप्पन साइट कौन सा नहीं, चाणोदारो, कोटजी, सोगावरा, देसलपुर। ठीक है, तो क्या लगता है ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है? आपको अगर कुछ आइडिया रहेगा, चाणोदारो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा, तो ये तो हरप्पन साइट है, तो ये तीनों में रहेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा रहेगा तो ये कोट डीजी भी है, तो ये दोनों में रहेगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया रहेगा। अभी एट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्किप करते हैं हम थोड़ा सा। अभी एट क्वेश्चन देखते हैं, हम आएंगे सेवेंथ पे। उस टाइम पे मैंने स्किप ही किया था, तो मैंने ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रान्यो अशोक, मतलब किंग अशोक मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। अभी देखिए इन्होंने बोला है कि इनमें से ये जो स्कल्पचर है किंग अशोका का, तो कौन सी स्टोन पोर्ट्रेट पे किया गया है? तो कंगना हल्ली, सांची, शाहबरगरी और सौ गौरा। अभी देखिए इधर सौ गौरा है, और जो सेवेंथ में क्वेश्चन था उसमें भी सौ गौरा है, तो मतलब ये चांसेस ज्यादा है कि ये जो है वो एक अशोकन साइट है, तो मतलब ये हड़प्पन साइट तो नहीं हो सकती। ठीक है, ये काफी रेयर पॉसिबिलिटी की जो सेवेंथ क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ऑप्शन दिया है उन्होंने, बहुत रेयर इसमें ये चांसेस है। पर यही इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑप्शन तो रहना ही चाहिए, इसलिए मैंने तब
सेवेंथ का वो 100 वगैरह मार्क किया था, और इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने ये स्किप किया था। बस, बाकी कोई रीजन नहीं था। और ये ऑलमोस्ट सही भी है, क्योंकि आप सेवेंथ क्वेश्चन देखिएगा आप, तो कभी कभार आपको कुछ कुछ क्वेश्चन का कुछ आइडिया नहीं रहा तो सीधा स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखी, तो आप उसमें से थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं। तो इसलिए आंसर इसका सी, 100 गौरा हो गया। तो अभी एट क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, आप बता दीजिएगा। तो इसमें भी अगर आपको रिस्क उठाना है तो दोनों भी सेम ही मार्क कीजिएगा, मतलब 100 गौरा 100 गौरा, मतलब 50-50, तो आपको सही चांसेस तो आ ही जाएंगे इसमें से। पर मैं कहूंगा कि अगर अगर आपको कुछ इसमें से कुछ आइडिया नहीं है तो आप मत मार्क कीजिएगा। तो क्या लगता है आपको, इसका क्या रहेगा? तो इसका आंसर है कंगनाहल्ली। ये कर्नाटका में है। इसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, और ये पूरा। और अगर इसका सोर्स की बात किया जाए तो ये उपेंद्र सिंह की बुक आती है मोटी सी, तो उसमें है ये। तो आपको पढ़ना चाहिए कि उपेंद्र सिंह तो नहीं, ये ऑप्शनल लोगों के लिए, अगर ऑप्शनल लोग भी इसे मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि इतना फैक्चुअल लोग वो पढ़ते नहीं है, एनालिटिकल पढ़ते हैं पूरा। तो इसीलिए आपको बस स्किप करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को, तो स्पेशली। पर अगर दोनों में ऑप्शन सेम है तो आप रिस्क उठा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेफिकेशन ऑफ द बुद्धा ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, विच ऑफ द अबव इज आर द फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। अभी महायान बुद्धिज्म के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म पे थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बुक आती है एल बेशम, तो उसमें से आपको पढ़ना चाहिए वो दो चैप्टर्स तो स्पेशली। और बाकी भी चैप्टर्स है, मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेस, आर्ट और कल्चर के भी। तो आपको अभी डेफिकेशन का तो पता नहीं रहेगा, तो आपको सीधा इसमें से क्या करना चाहिए, तो इसका हिंदी वर्जन देखना चाहिए। बुद्ध में देवत्वारा देवत्वारोपण, ठीक है, मतलब आइडल वर्शिप की बात कर रही है, वर्शिपिंग का ही है ये, देवत्वारोपण। ये तो और डिफिकल्ट हो गया, पर ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस को आपको हिंदी वर्जन भी देखना अच्छा रहता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है अंडरस्टैंडिंग में। इसमें से थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया है कि ये थोड़ा सा वर्शिप के रिगार्डिंग ही रह रहा है, इमेज वर्शिप के, क्या फिर बुद्ध को थोड़ा सा वर्शिप ही करना होगा इन शॉर्ट। तो महायान बुद्धिज्म में था क्या ये? तो क्या लगता है आपको? जनरली जो महायान बुद्धिज्म था, इसे बिगर विल भी कहा जाता है, या फिर मतलब ये थोड़ा सा बड़ा कंपेयर में हीनियन बुद्धिज्म के रिगार्डिंग। तो ये बड़ा विल था, मतलब इसमें ज्यादा फॉलोअर्स थे, और इनका मानना ऐसा था कि बुद्ध को वर्शिप करना चाहिए, उनके पास आइकॉन वर्शिप भी इसमें ज्यादातर हो रहा था, इमेज वर्शिप भी हो रहा था, रिचुअल्स भी फॉलो कर रहे थे, जो कि बुद्धिज्म में थोड़ा सा अलग ही बताया गया है। आपने बुद्धिज्म पढ़ा रहेगा तो, क्योंकि इसमें दो सेक्ट्स हो गए थे, आपको पता है। तो इसकी वजह से महायान बुद्धिज्म में ये सब सारे फीचर्स दिखाई देते हैं। इसलिए आंसर हो गया डी। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो एनसीईआरटी के 12th है, और इसका पेज नंबर 103 में भी है, और 6th एनसीईआरटी भी है, पेज 103 में ही है। मतलब पेज नंबर का आइडिया नहीं है मुझे, पर दोनों एनसीईआरटीज में आपको दिख जाएगा महायान बुद्धिज्म के थोड़े से फीचर्स। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, अभी गुप्ता पीरियड के रिगार्डिंग पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछा है, विस्टी गुप्ता पीरियड। आपको पता रहेगा फोर्स्ड लेबर मतलब विस्टी का उल्लेख है गुप्ता पीरियड में। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा है? तो इट वॉज कंसिडर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, तो हो सकता है। इट वॉज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, टोटली एब्सेंट तो नहीं हो सकता। द फोर्स लेबरर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस, हो सकता है। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट एज द फोर्स लेबरर, तो चांसेस कम है इसके। ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में आता है, क्योंकि सिर्फ आपने पढ़ा रहेगा कि बिस्टी पढ़ा रहेगा, और इसका मतलब है बस फोर्स लेबर, इतना ही पढ़ा रहेगा। ये इन्होंने इसके आगे का पूछा, तो थोड़ा ये डेप्थ में जाता है आगे से। ये उपेंद्र सिंह में ही पूछा गया है, ये मतलब ये बताया गया है कि इसमें थोड़ा डिटेलिंग क्या है। तो आप ऐसा कर सकते हो, कुछ कुछ जो चैप्टर्स है वो उपेंद्र सिंह से पढ़ सकते हो, अगर आपको टाइम मिला तो। जैसे गुप्ता एम्पायर हो गया, मौर्य एम्पायर हो गया, देखा आपने ऊपर थोड़े थोड़े साइट्स, तो ये जो मेजर मेजर चैप्टर्स है वहां से आप पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? फोर्स लेबर का वो एंटाइटल्ड वीकली वेजेस थे, या फिर ये तो नहीं है, या फिर ए है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, आंसर हो गया ए। तो ये एक सॉर्ट ऑफ टैक्स था जो लोगों ने भरा जाता था, लोगों द्वारा भरा जाता था। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखते हैं। बिल्डिंग कल्याण मंडपास वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ, अभी कल्याण मंडपास आपने पढ़ा रहेगा आर्ट एंड कल्चर में, आर्किटेक्चर में आपने स्पेशली पढ़ा रहेगा कि टेम्पल का जो मंडप थे, उसमें एक
कल्याण मंडप भी एक फेमस है, तो वो नोटेबल फीचर कौन से किंगडम का रह सकता है कंस्ट्रक्शन में? चालुक्य, चंडेला, राष्ट्रकूटा, विजयनगर। तो ये सब मेजर मेजर एम्पायर्स है, बड़े बड़े किंगडम्स है ये भी। तो आपने अगर विट्ठल टेम्पल पढ़ा रहेगा हम्पी का, तो उसमें ये पूरा कल्याण मंडप का जिक्र हुआ है। तो ये कहाँ पे आता है फिर? हम्पी अगर बोला है तो हम्पी किसका कैपिटल था? विजयनगर का। तो आंसर हो गया डी, विजयनगर का है ये। और ये जो मंडपस थे वो सेलिब्रेट करते थे मैरिजेस ऑफ डीटीज, मतलब जो गॉड के जो मैरिजेस होते वहां पे वो सेलिब्रेट करते थे, इसे इसे कल्याण मंडपा कहा गया था। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अभी दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। एंड द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमिल। ठीक है, अब कुछ आइडिया है? ठीक है, होल्ड पे रखते हैं। द एकता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। ठीक है। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी। खलजी है, खिलजी नहीं, खलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली। तो इसमें से करेक्ट पूछा है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, जो इक्ता सिस्टम था दिल्ली सल्तनत ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन, तो ऐसा नहीं है। जो इक्ता सिस्टम था वो वेस्ट एशिया में पहले इवॉल्व हो गया था, पर्शिया में स्पेशली अगर देखा जाए तो ये एंशिएंट सिस्टम तो नहीं है। और जो ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी का सल्तनत ऑफ दिल्ली, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसका इससे पहले बलबन ने लाया था। तो उन्होंने बस इम्प्रोवाइज करके, इन्होंने खलजी ने इम्प्रोवाइज किया था बस इसका। तो थर्ड भी गलत, सेकंड भी गलत। तो आंसर हो गया ए, मतलब ये सही है। आपको अगर कुछ आइडिया नहीं रहता तो फिर भी चल रहा रहता, पर ये है। और ये इसका जो ये जो सोर्स बोल सकते हैं तो सतीश चंद्र की एनसीईआरटी आती है मिडेवल इंडिया की। आई गेस ऑलमोस्ट पेज 74 पे है ये इसका। और मिडेवल इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी भी है, पेज 96 पर है, इक्ता सिस्टम और दिल्ली सल्तनत। तो इसलिए एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा आप। 13 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट निम्बारका वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर। ठीक है, मेरा कंटेम्पररी तो नहीं थे, पर ठीक है। सेंट सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी। अभी आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना सीधा सीधी तरह स्किप करने वाला ये क्वेश्चन है। फिर भी आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो निम्बारका थे वो 13th सेंचुरी के फिलोसॉफिकल सेंट थे, और जो अकबर का टाइम था वो 1556 से लेके 1605 का था। तो ये दोनों का तालमेल तो कुछ नहीं है, तो इसलिए पहला तो गलत हो गया। और जो सेंट कबीर थे वो 15th सेंचुरी के थे पोएट, और जो सिरिंदी थे वो 17th सेंचुरी के थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? दोनों भी नहीं है, आंसर हो गया डी। तो ये एनसीईआरटी आई गेस 12th एनसीईआरटी है, पेज नंबर 167 है, वहां पे आपको दिख जाएगा। उन्होंने आई गेस टेबल था वो पूरा, वो टेबल के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा क्वेश्चन बनाया था कि ये सेंट थे, इसका टाइम पीरियड ये था। तो जो मेन मेन जो अभी इसमें से क्या आपको सीखने मिलता है, तो जो जो मेन मेन पर्सनैलिटी है, जैसे कबीर हो गए या फिर ये भी, जो नए जो एनसीईआरटी है, तो उसके जो पीछे का जो टेबल दिया है देखिए लीजिएगा। तो उन्होंने पूरा टाइमलाइन के साथ इसका इंपॉर्टेंट कंटेम्पररीज भी बताए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप थोड़ी सा याद कर लीजिएगा लास्ट मिनट में, क्योंकि ये अभी रिवाइज करोगे तो आप बाद में भूल जाओगे। तो एग्जाम के एक 2-3 दिन पहले आपको 2-3 बार रिवाइज करना चाहिए, तो आपको एक याद रहेगा कि निम्बारका कब के थे। थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए, मतलब मोटा मोटा आइडिया रहना चाहिए कि इसको स्पेशली डेट वाइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सेंचुरी भी याद कर लिया तो काफी हो जाता है। तो ठीक है, आंसर होगा इसका 13 का डी। 14 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। महात्मा गांधी वॉज, अभी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के बाद बारे में बात कर रही है। ठीक है, उस पीरियड में सीधी तरह आपको घुस जाना चाहिए सीधा, जैसे एक एक्टर रोल में घुस जाता है वैसे आपको इसमें घुस जाना चाहिए कि ब्रिटिश रूल चल रहा है, चालू हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, आपको ये मीनिंग नहीं पता, सीधा हिंदी वर्जन देख लीजिए, बस लेबर की बात कर रहे हैं। इन लॉर्ड चेम्सवर्थ वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। तो क्या लगता है आपको? ठीक है, होल्ड पे रखते हैं। कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स। तो क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा सही रहेगा? तो थर्ड तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इन्होंने इलीगल सीधी तरह घोषित किया था, क्योंकि इन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, इसलिए सीधा बोला कि कांग्रेस इलीगल है। थर्ड तो स्टेटमेंट सही है, करेक्ट ही पूछा है, तो बीसी और डी में रहेगा। ये तो ऑप्शन एलिमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा डेप्थ में जाता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर।
तो एक्चुअली उनका अपोजिट कहना था कि हमें ब्रिटिशर्स की मदद करनी चाहिए ताकि हमें जल्दी से जल्दी आज़ादी मिल सके। तो और ऐसा भी मान उनका ऐसी फिलोसफी थी कि अगर दुश्मन बहुत कमजोर है, उसके ऊपर ज्यादातर अटैक हो रहे हैं, तो अभी हम अटैक नहीं करना चाहिए। और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो बोल रहे थे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हमें इस पर अटैक करके हमें जीतना चाहिए जल्दी से जल्दी। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। तो ये सपोर्ट कर रहे थे उल्टा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो गया बी। और ये आपको बिपिन चंद्र में मिल जाएगा, पेज 279। 15th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप घुस जाइए। पर्सन पोजीशन हेड, ठीक है, सर तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। केसी नियोगी, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पीसी जोशी, जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो क्या लगता है आपको करेक्टली मैच कौन सा रहेगा इसमें से? केसी नियोगी तो थे मेंबर, सेकंड तो सही है, बी और डी में है आंसर। पीसी जोशी भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी पता नहीं, पर सीपीआई के तो थे। चांसेस तो अच्छा, टू और थ्री मतलब वन और टू तो सेम ही है, मतलब पहला तो सही है, थर्ड पे पूरा रिवॉल्व कर रहा है। तो आप रिस्क उठा सकते हैं बी और डी में। आंसर इसका डी। तीनों भी सही है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू मियां तानसेन। तानसेन आपको पता है, सिंगर वगैरह थे वो। ऐसा बोलते थे कि जो बुझता, जो दिया जलाया नहीं है, तो उनके गाने से वो दिया जल जाता था, इतना पावर था उनके गाने में। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है, ठीक है। तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय द एम्परर अकबर। ठीक है, कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, अभी पूछा है नॉट करेक्ट। तो जो तानसेन है वो काफी बड़े सिंगर है, तो ये तो ध्रुपद वगैरह तो कर सकते हैं कंपोज। तो सेकंड तो स्टेटमेंट सही होना चाहिए। द तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रॉन्स, ये भी सही हो सकता है, इसमें कुछ ऐसा अलग बियर्डनेस भी नहीं है। तानसेन इन्वेंटेड मिनी रेगास, ये भी सही है। तो बी सी और डी तो सही ही लग रहे। तो पहला तो गलत होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एम्परर अकबर ने नहीं किया था इन्हें टाइटल। तो ये राजा विक्रमजीत ने दिया था, जो कि ग्वालियर के थे, तो उन्होंने ये टाइटल दिया था। इसलिए आंसर हो गया ए। नॉट करेक्ट पूछा है, आपको ये याद रखना है नॉट करेक्ट है, क्योंकि हमें माइंडसेट रहता है कि करेक्ट ही पूछेंगे। तो करेक्ट तो ये तीनों भी है, तो तीनों मार्क कैसे करोगे? इसलिए आंसर हो गया ए। 17 क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल्स एम्परर शिफ्टेड एम्फोसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट? अभी इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इंडिविजुअल पोर्ट्रेट का जो कंसेप्ट था पेंटिंग्स में स्पेशली, तो वो ज्यादातर मुगल पीरियड में था नहीं, मतलब लेटर स्टेजेस में आ गया था। तो इतना तो पता था मुझे कि लेटर स्टेजेस में आ गया था, स्टार्टिंग में तो नहीं था, क्योंकि पहले तो सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट और ये एल्बम वगैरह तो था पहले। तो आपको क्या लगता है? तो हुमायूं तो पहले थे, तो उनको तो भागदौड़ी भरी जिंदगी थी उनकी, तो पहला तो नहीं रहेगा। अकबर के टाइम पे भी इतना पोर्ट्रेट वगैरह तो नहीं थे, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट इतने प्रोमिनेंट नहीं थे जितना पीक पे थे। और इन्होंने बोला है इलस्ट मतलब बाद में इलस्ट्रेट शिफ्टेड एम्फोसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो स्टार्टिंग के फेजेस में तो ये नहीं थे, इन्होंने बाद में अच्छे से किया है, पीक पे लेके गए थे। और अगर देखा जाए तो ये किसने शिफ्ट किया है एम्फोसिस, तो ये जहांगीर जी ने किया था। ठीक है, शाहजहां तो बाद में लेटेस्ट स्टेजेस में थे, काफी लेट में आ गए, तो ये तो इतना भी लेट नहीं थे, ना ही ये थे। तो बी और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपको, पर आंसर हो गया इसका सी। ज्यादातर लोगों ने बी मार्क किया रहेगा, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट है ये पर्सनली, तो इसलिए कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, जहांगीर जी अपने आई गेस 12th क्लास की एनसीईआरटी में इस पूरी तरह से इसमें दिया है, किंग्स और क्रोनिकल चैप्टर में, तो आप ये यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीट इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन? टेम्परेट अल्पाइन जोन, अल्पाइन पता रहेगा आपको, थोड़ा हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड वाले कौन से रह सकते हैं? मानस रह सकता है क्या हाई एल्टीट्यूड में? क्या लगता है आपको? नहीं, मानस कहाँ पे है? असम में। नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? पता नहीं। वैली फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। आपको ये फटक से दिखना चाहिए, ये ऐसा नेशनल पार्क दिख गया कि सीधा आपको स्टेट दिखना चाहिए, उसके आसपास के रिवर्स दिखने चाहिए, हिल्स भी दिखने चाहिए। इस तरह का प्रिपरेशन लगता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो स्पेशली तो पहला तो नहीं है, ये बीसी और डी में रहेगा। तो इसका आंसर क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है इसका आंसर। तो बीसीडी और बीसीडी में से आपको चूज करना था, तो डी आंसर है। ठीक है, बाकी के जो नेशनल पार्क के उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए, ये हिंट रहता है ये यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर में पूरी तरह से। इसके ऑप्शंस भी काफी मायने रखते, उसके रिगार्डिंग आसपास ही क्वेश्चन रिवॉल्व करते। ठीक है, 19th क्वेश्चन देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द, अभी कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है या डिपार्टमेंट के अंडर है आपको बताना है।
अभी आपने तभी काफी चर्चे में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी रहेगा क्या? अभी इनोवेशन बोला तो हाँ ये रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। ये तो नहीं है, लेबर भी नहीं है। नीति आयोग रह सकता है, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों में से रह सकता है। तो क्या लगता है आपको? तो ये पीआईबी में न्यूज आई थी, तो ये नीति आयोग द्वारा इसके अंडर आता है ये पूरा। और इसका एम क्या रहेगा? तो ऑब्वियस है, इनोवेशन को प्रमोट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, एमएसएमई, इंडस्ट्रियल लेवल पे, सभी लेवल्स पे आपको इनोवेशन को प्रमोट करना है। तो नीति आयोग का ये स्टैंडर्ड था ये। ठीक है। 20th देखते क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है। ऑन 21 जून द सन, अभी सन क्या है, कहाँ पर रहेगा सन, ये बोला है इन शॉर्ट। डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट आर्टिक सर्कल। अभी देखिए, ये अर्थ है हमारा, ये सन है। अभी 21 जून को क्या रहेगा, क्या लगता है आपको? तो कहाँ पे रहेगा? ऊपर रहेगा। अभी ये अर्थ है, यहाँ पे ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, बीच में रहेगा, कहाँ पे रहेगा? और ये जून ऑलमोस्ट समर सीजन ही है, तो ऊपर रहेगा। तो ठीक है, डज नॉट सेट बिलो द आर्टिक सर्कल बोला है, बिलो द हॉरिजन एट अंटार्कटिक सर्कल बोला है, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर बोला है, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला है। तो कहाँ पे लगता है आपको? और ये जो 21 जून है, वो लॉन्गेस्ट डे रहता है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में। इक्वेटर के ऊपर जो रहता है, उनके लिए लॉन्गेस्ट डे रहेगा ये। तो ये ऊपर ही रिवॉल्व करेगा, और इसे समर सॉल्स्टाइस भी बोला जाता है। तो ये अर्थ है, तो यहाँ पर ये रिवॉल्व करेगा, ये ऊपर के हॉरिजन में रहेगा ये, इसलिए आर्टिक सर्कल के नीचे ही रहेगा ये। डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट आर्टिक सर्कल, तो नीचे की बात ही नहीं आती, अंटार्कटिक सर्कल के नीचे तो नहीं आ जाएगा, इक्वेटर के ऊपर भी नहीं रहेगा, कैप्रिकॉन के ऊपर भी नहीं रहेगा। तो ये आर्टिक सर्कल के ऊपर ही रहेगा, आर्टिक सर्कल ऊपर है। डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट आर्टिक सर्कल, अभी जो आर्टिक सर्कल का जो हॉरिजन है, उसके नीचे तो नहीं जाएगा ये। तो इसलिए आंसर हो गया ए। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, ज्योग्राफी थोड़ा सा स्ट्रांग लगेगा इसमें। आर्टिक सर्कल का हॉरिजन कहाँ पे रहेगा, फिर ये आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। तो 21 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड? मतलब क्या, नई दुनिया में डोमेस्टिकेट किया था और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ओल्ड वर्ल्ड। अभी ये न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड क्या लगता है आपको, क्या रह सकता है? टोबैको, कोका, कॉटन, कॉफी, रबर देख के तो ये वेस्टर्न कंट्रीज लगते हैं न्यू वर्ल्ड, और ओल्ड मतलब एशिया लग रहा है। तो कौन से जो डोमेस्टिकेट होते थे न्यू वर्ल्ड में पर इंट्रोड्यूस हो गए ओल्ड वर्ल्ड में, तो कौन सा लगता है आपको? रबर, कॉफी, वीट, कॉटन, कॉफी, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, रबर, टोबैको, कोकोआ, रबर। अभी देखिए दोनों सिमिलर लग रहे। तो टोबैको नहीं था हमारे पास, तो टोबैको तो रहना ही चाहिए, तो ए और बी में है। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज में कौन से क्रॉप्स थे जो इंडिया में लाके या फिर एशिया में लाके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो हमारे पास जो नहीं था वो ही लिखेंगे। अभी कॉटन तो था हमारे पास, तो ये भी नहीं रहेगा, वीट भी हमारे पास तो नहीं है, तो सी और डी तो नहीं है। कॉटन था हमारे पास, तो बी भी नहीं है। तो कोको, रबर और टोबैको नहीं था, तो ये आंसर हो गया ए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन को ये सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है। 22 देखते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अभी ओनली ओनली वाले सवाल है, देखिए अभी अभी उनको भी पता चल गया कि हम ओनली वाले सवाल गलत करते हैं, अभी तीनों भी गलत करेंगे क्या अभी? ओनली ओनली ओनली। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसमें से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। वन हॉर्न वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या सही होगा? तो डबल हम्प्ड कैमल तो नेचुरली फाउंड रहता तो हमें दिख गया होता, तो सेकंड तो नहीं है। अभी ए और सी में देखते हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अगर ऐसा रहता तो फिर बाकी जगह पर भी मिलते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस, जैसे कि नेपाल में भी मिलते हैं। तो ऐसा ओरिजिनली बस इधर से ही मिलते, तो ये तो नहीं है। थ्री भी नहीं है, थ्री नहीं है। अभी वन और टू में है, टू भी नहीं है। आंसर हो गया ए। एस्थेटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, बस इतना ही है जो हमारे यहाँ ही मिलता है। ठीक है। 23 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फेमस प्लेस और रिवर दिया है। देखिए रिवर भी कितनी इंपॉर्टेंट है और फेमस प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी आपको अच्छे से मैपिंग में करना चाहिए। पंढरपुर जो भी महाराष्ट्र साइड में है, तो उनको पता रहेगा कि पंढरपुर की जो रिवर है वो चंद्रभागा है। तो अभी आपको दूसरा और तीसरा देखना पड़ेगा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। अभी तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है, अब क्या लगता है कहाँ पर रहेगी ये? तो ये तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु से कावेरी होती है क्या पास? तो हाँ होती है, तो इसके चांसेस ज्यादा है राइट होने के। और देखिए हम्पी, जो कि विजयनगर का कैपिटल था, तो उसके आजू बाजू की रिवर कौन सी है? आपको क्या लगता है, मालप्रभा होगी क्या? तो मालप्रभा नहीं है, तुंगभद्रा पर है।
अगर आपको इतना भी पता रहता कि तुंगभद्रा है, देखिए ऐसे ऑप्शंस में बस एक देखना चाहिए कि जो एलिमिनेट हो सकता है। अगर आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। थर्ड तो गलत हो गया, आंसर हो गया ए। ठीक है, 24th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर्स, क्यों? अभी देखिए, कुछ कुछ स्टेट्स में ऑफिशियल जो पॉवर्टी लाइन है उनकी कुछ कुछ स्टेट्स में ज्यादा है और कुछ कुछ स्टेट्स में कम, तो ऐसा क्यों है ये बताना है आपको। पॉवर्टी रेट्स वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है। प्राइस लेवल वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो देखिए, कुछ कुछ स्टेट्स में हमने देखा रहेगा जो गाड़ियों के प्राइसेस होते हैं, तो दिल्ली में थोड़े सस्ते मिलते हैं, फिर महाराष्ट्र में थोड़े महंगे मिलते हैं। तो ये तो इसका पॉवर्टी से कुछ लेना देना नहीं है, पर इसके जो रेट्स है, मतलब जो प्राइसेस है वो वेरी करते हैं हर एक स्टेट वाइज। तो उसके वजह से जो पॉवर्टी लाइन है वो भी वेरी करेगी ना। इस पर से ऐसा अंदाजा लगा सकते हो हम। तो क्या रहना चाहिए, पॉवर्टी रेट्स वेरी होते हैं या फिर प्राइस लेवल्स वेरी होते हैं? ये प्रोडक्ट का तो कुछ तालमेल नहीं आता, स्टेट प्रोडक्ट का ना ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सी और डी तो नहीं है। ए और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि इसमें प्राइस लेवल्स वेरी होते हैं हर एक स्टेट टू स्टेट, तो इसीलिए ये पॉवर्टी रेट्स भी वेरी होते हैं, तो इसलिए आंसर हो गया बी। 25th क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरियस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फर एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। अभी देखिए, आपने अगर पिछले क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया रहेगा, तो ये जो टेक्निक है ये आर्टिफिशियल रेंज के लिए करना किया जाता था, ऐसा आपको लगेगा। देखिए, पहला ऑप्शन वही दिया है कि आर्टिफिशियल रेन, अभी सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक और सल्फेट एरोसोल। पर इसका ये ये जो इसके जो कंटेंट्स है वो नहीं है इसमें। ठीक है, आर्टिफिशियल रेंस के लिए ये नहीं लगता है। क्या क्या लगता है आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो पहला तो नहीं है, इसलिए देखिए पहला ऑप्शन यही देगा कि क्लाउड थिनिंग टेक्निक अभी हम करेंगे, फिर उसमें बारिश होगी तो उसके लिए होगा क्या ये? तो नहीं। तो पहला तो नहीं है। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स रहते हैं, तो वो तो पानी में से आते हैं, तो ये क्लाउड्स में करने की क्या जरूरत है? तो इसका और उसका कुछ तालमेल ही नहीं है। ए और बी तो नहीं है। रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ हो सकता है। रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। अभी देखिए, थोड़ा वाइडर कंटेक्स्ट में कभी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना चाहिए कि वाइडर पर्सपेक्टिव क्या रह सकता है। अभी ये क्वेश्चन पूछा है तो उसका वाइडर पर्सपेक्टिव क्या रहेगा। तो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ सिर्फ सोलर विंड को बचाने के लिए हो सकता है क्या? तो उसका ही एक मात्र मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को ही इशारा दे रहा है कि सोलर विंड को अगर हम बचा रहे हैं एडवर्स इफेक्ट, तो ग्लोबल वार्मिंग का भी ये बड़ा इम्पैक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा वाइड फिनोमिना है इसके कंपैरिजन में, तो चांसेस ज्यादा इसके मुझे लग रहे हैं, बाकी तो रिलेट भी नहीं कर रहे इसके आसपास। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी। 26 क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड। अभी पायरोलिसिस मतलब क्या? कुछ तो प्रोसेस करने में विदाउट ऑक्सीजन, ऐसा कुछ तो था, विदाउट ऑक्सीजन का यूज करते हम प्रोसेस कर सकते हैं इसे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए यूज होता है क्या ये? तो नहीं। नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन तो नहीं। हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स, ये भी नहीं। वेस्ट एनर्जी, क्योंकि देखिए पायरोलिसिस जो है वो वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करने में पायरोलिसिस का यूज किया जाता है, मतलब विदाउट ऑक्सीजन इसे जलाया जाता है, मतलब इसे एनर्जी क्रिएट कर सके। इससे आंसर हो गया 26 का डी। 27 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व। अभी आपको ये पता रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, अगर कुछ आइडिया नहीं है तब आप आराम से स्किप कर सकते हो ये, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में आ रहा है। अभी देखिए इसमें कौन से आते हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व में। तो नेयर, पेपरा, सिंदूरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलाकड़, मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व, फिर मुदुमलाई, सत्यमंगलम, वायानाड, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अभी आपको यही पता नहीं कि अगस्थ्यमलाई कहाँ पर है, तो वो उधर से ही प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी अगस्थ्यमलाई आता है ये वेस्टर्न घाट्स में, मतलब साउथ में आता है ये। तो साउथ के जो भी रहेगा, अभी अगर कोई नॉर्थ का दिया रहेगा तो गया, तो फिर ये भी चालाक है, इन्होंने सभी साउथ के ऑलमोस्ट दिए हैं। ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या है, ए। नेहार, पेपरा, सिंदूर ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व है यहाँ। तो ये भी लिमिट कर सकते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर आया, आई गेस केरला में आता है या फिर नॉर्थ में आता है। मेरे को आइडिया नहीं, दोनों में कंफ्यूजन रहता है मेरा थोड़ा सा। पर ये साउथ में आता है तो फिर ये केरला में आएगा। तो केरला और अगस्त्य नजदीक नहीं है, इतना तो पता है मुझे। तो बी तो जाएगा। साइलेंट वैली अगर किधर रहेगा तो भी उसे हम कर सकते हैं। मुखुर्ती आई गेस ये भी अलग ही इसमें आता है, तो ये भी नहीं रहेगा।
तो अगर कुछ आइडिया रहेगी आपको कि ये इसके आसपास रह सकता है, अगर यही पता नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर ये पता है तो उसके आसपास आप कर सकते हो। और ये भी देखिए थोड़ा सा दूर ही है, नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में, तो ये तो काफी दूर हो गया, तो ये भी नहीं आता। मतलब ये तीन इधर ही हो गए। अगर ये तीनों आइडिया रहता थोड़ा बहुत कि अगस्त माले कहाँ पर है, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, 28 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी देखिए सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है और सबसे सिंपलेस्ट बोल सकता हूँ मैं। सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, ठीक है। सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, ठीक है। सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, ठीक है। सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस, ठीक है। विविपेरस मतलब क्या? मतलब ये सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। ओविपेरस मतलब अंडे देते हैं ये। और ये विविपेरस मतलब हम जैसा यंग वंस देते हैं उसकी उसी तरह। 1 2 3 4 सभी लॉजिकल है। सम सम बोला है, मतलब कुछ कुछ तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना, इतने सारे स्पीसीज है। तो ठीक है, 29 क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड लाइफ और नेचुरली फाउंड बोला गया ब्लू फिन महासीर कावेरी रिवर। अभी देखिए महासीर पे भी क्वेश्चन आया था 2000 आई गेस 21 या 22 में आया था महासीर पर कि ये फिश है क्या नहीं, विच इज नॉट अ फिश बोला गया था। तो इसमें से ही ये इधर से उठाया देखिए क्वेश्चन। तो देखिए मतलब पिछले क्वेश्चन पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट है और उसके ऑप्शंस भी इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इरावती डॉल्फिन, चंबल रिवर, रस्टी स्पॉटेड कैट, ईस्टर्न घाट्स। तो आपको क्या लगता है करेक्टली मैच बोला है? तो देखिए इरावती डॉल्फिन है जो वो कि चंबल रिवर में नहीं आती। सेकंड तो गलत हो गया, सीधा आंसर आ गया देखिए। चंबल रिवर में नहीं आती क्योंकि जो इरावती डॉल्फिन्स है वो शैलो शोर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मरीन वाटर्स में पाया जाता है। तो चंबल रिवर तो उधर नहीं है। और रस्टी स्पॉटेड कैट तो ईस्टर्न घाट्स में है। ब्लूफिन महासीर भी कावेरी रिवर में पाई जाती है। ठीक है, 30th क्वेश्चन देखते हैं। Why is there a great concern about the microbeads that are released into environment? अभी ये पता रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। They are considered harmful to marine ecosystem, ठीक है। They are considered to cause skin cancer in general. They are small enough to be absorbed by crop plants in irrigated fields. They are often found to be used as a food alternatives. माइक्रोबीड्स इस सभी में भी हो सकता है, तो इसलिए आपको अगर कुछ आइडिया रहेगा तो करना, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो इसका आंसर है मरीन इकोसिस्टम। माइक्रोबीड्स छोटे छोटे से बॉल टाइप होते हैं ऑयल की वजह से। और वो डिग्रेड भी नहीं होते, ना ही डिजोल्व होते वाटर में, तो इसलिए ये काफी हार्मफुल होते हैं मरीन इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, 31 में देखेंगे हम। रिसेंटली देर वॉज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल जिरार्डिनिया डायवर्सिफोलिया, ठीक है। बिकॉज इट इज फाउंड टू बी अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। अभी ये क्या है, नाम से ही पता नहीं चल रहा। अभी हिमालयन है मतलब कुछ ना कुछ तो रहेगा। इट इज फाउंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। अभी किसका सोर्स रह सकता है इसमें से? एंटी मलेरिया ड्रग। अभी हिमालय में मच्छर कहाँ से आ गए? चांसेस कम ही है, ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हो आप कि हिमालय में तो मच्छर नहीं रहेंगे, तो ये तो नहीं रहना चाहिए। अभी देखिए कुछ भी लॉजिक लगाना पड़ता है क्योंकि कभी कभी कुछ तालमेल ही नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन का और हमारे सिलेबस का कुछ तालमेल नहीं है, फिर भी ये थोड़ा डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट साइड में जाता है। बायोडीजल हो सकता है, पल्प और पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल। पेपर और टेक्सटाइल थोड़ा सा मैचिंग लग रहा है मेरे को, सी और डी में लगेगा। पर ये काफी डिफिकल्ट जा रहा, पर ये डिफिकल्ट साइड में जा रहा है क्योंकि बायोडीजल भी हो सकता है। इसलिए ये स्किप करना ही बेटर रहेगा ये क्वेश्चन। आंसर है इसका टेक्सटाइल फाइबर। अभी ये क्वेश्चन कहाँ से पढ़े? ये काफी डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चन स्किप करने चाहिए। अभी देखिए हर क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मायने रखती है क्योंकि आपको देखिए 50% अभी स्कोर करना है। अभी 50% के भी नीचे जा रहा है स्कोर, मतलब 50 क्वेश्चन ही सही करने हैं नेट। मतलब काट छट के अभी 70 क्वेश्चन आपने राइट किए, 20 क्वेश्चन गलत किए, मतलब अराउंड 6 माइनस ऑलमोस्ट, मतलब 60 भी क्वेश्चन राइट आ गए आपने, तो आपके 120 स्कोर हो रहा है यहाँ पे। 120 भी काफी ज्यादा है, 110 भी आ गया तभी, 55 भी आ गया तभी सही होगा। तो उसका आपका टारगेट रहना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट 60 का टारगेट रख लीजिए आप नेट करेक्ट। तब आपके 50 करेक्ट तो मिनिमम तो आने चाहिए, नहीं तो आप फिर अगले साल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डाटा यूज्ड। अब किसके लिए यूज होता है? तो क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट हो सकता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम राइस पेडल्स ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन हो सकता है। लैंड सर्विस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि इसमें कुछ रिमोट सेंसिंग डाटा यूज नहीं हो सकता है। तो आंसर हो गया डी। थोड़ा सिंपल ही बोल सकते हैं ये क्वेश्चन था। 33 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। ये चार स्टेट्स दिए विच रेफरेंस टू द स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ स्टेट। अभी देखिए परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर अपॉन टोटल एरिया कितना है स्टेट का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर, मतलब कम से ज्यादा। सबसे कम किसका रहेगा और सबसे ज्यादा किसका रहेगा? तो क्या लगता है आपको? ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। काफी क्लोज ऑप्शन दिए इन्होंने भी।
तो सबसे कम, मतलब कम कैसा रहेगा, जिसका सबसे ज्यादा एरिया और कम फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा एरिया किसका रहेगा? बड़ा स्टेट कौन सा है इसमें से? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, दोनों में से तो कोई तो एक रहेगा। अभी 2-3 देखिए, इधर भी दिया है। मेरे हिसाब से मध्य महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अच्छा अच्छा खासा कवर दिया है, तो मैं कहूंगा महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश आना चाहिए। 3 के बाद 2 आना चाहिए। 3214 या फिर 3241, अब ये दोनों में ऑप्शन रहेगा। देखिए, टोटल एरिया ऑफ स्टेट बोला है, उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर कितना है। तो सबसे कम वाले तो हो गए। अभी ज्यादा किस में रहेगा, छत्तीसगढ़ या ओडिशा में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर रहेगा, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर रहेगा, क्योंकि नक्सलवाद वगैरह सबसे ज्यादा उधर ही, और उधर फॉरेस्ट कवर भी थोड़ा सा अच्छा खासा है, इसलिए डिफिकल्ट होता है उधर गवर्न करना। तो मेरे हिसाब से वन तो छत्तीसगढ़ लास्ट में आना चाहिए, इसलिए आंसर हो गया इसका सी। देखिए, ऐसा लॉजिक लगा सकते हो, आपको कुछ आइडिया भी नहीं रहेगा तो आपको एक थोड़ा सा लॉजिकल सोच सकते हो कि अभी ये महाराष्ट्र है तो उसमें फॉरेस्ट कवर कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में है, थोड़ा बहुत इधर है, थोड़ा 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 है, पर एरिया के कंपैरिजन में कवर का काफी कम रहेगा ना। ठीक है। 34 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स, हो सकता है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर, हो सकता है। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्साइडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और टू, ये भी सही है। डिकेड लगता है ऑलमोस्ट डिकम्पोज होने, बोल सकते हो। तो आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, मीथेन हाइड्रेट से रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ना चाहिए, और इसके क्या क्या मतलब यूजेस रह सकते हैं, और इसके इफेक्ट्स। देखिए, यूजेस और इफेक्ट्स पे ही क्वेश्चन आते हैं जनरली, ऐसे अगर स्टेटमेंट्स आ गए तो। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग। 35 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब क्या है? विच ऑफ द आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू? अभी देखिए, बायोमास रेसिड्यू या फिर क्रॉप बोल सकते हो, क्रॉप रेसिड्यू। अभी ये देखिए, आई गेस पंजाब या हरियाणा में काफी ज्यादा स्टबल बर्निंग होता है, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि स्टबल बर्निंग की वजह से कौन से अभी ये गैसेस या फिर ये जो दिए है तो ये रिलीज होते हैं या नहीं, ये पूछा गया है। अभी आपको लगेगा ओजोन कैसे रिलीज होगा, है ना? ओजोन तो सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, पर नहीं, ग्राउंड पे भी ओजोन लेयर, ओजोन का गैस पाया जाता है। और जो ग्राउंड वाला ओजोन रहता है सबसे डेंजरस रहता है। तो ओजोन तो पाया जाता है, आपको लगेगा ओजोन नहीं है तो 3 गलत, तो ये दोनों गलत में से आपको चूज करना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया पूरा, तो ओजोन तो रहेगा ही। मीथेन रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, 1 2 4 तो है ही, तो यही हो गया आंसर सीधा। आंसर हो गया डी। और जो इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फोरिक ओजोन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से होता है, वीओसी बोलते हैं, जैसे जाइलिन वगैरह हो गया, जो रिएक्ट करते हैं एटमोस्फेयर में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 36 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, पर सी दिया है बॉर्डरिंग कंट्री। अभी ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बॉर्डरिंग कंट्री वाला। कुछ कुछ सी देंगे, उसके आजू बाजू की कंट्रीज बोलेंगे ये है या नहीं। अभी देखिए, एड्रियाटिक सी, अल्बानिया, ब्लैक सी, क्रोएशिया, कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, मिडिल सी, मोरक्को, रेड सी, सीरिया। तो इसमें से करेक्टली मैच पूछा है, क्या लगता है आपको, क्या रहेगा? तो एड्रियाटिक सी, अल्बानिया तो है। ब्लैक सी तो नहीं लग रहा, क्रोएशिया, क्रोएशिया थोड़ा दूर पड़ता है, दो तो नहीं है। आंसर हो गया बी। 1 3 4। मेडिटेरियन सी मोरक्को है, कैस्पियन सी कजाकिस्तान है। इसका ताकिर है, आई गेस शॉर्ट फॉर्म किया है कजाकिस्तान। क्या था, भूल गया मैं, ताकिर था इसका। रशिया, ईरान, क्या इराक है कुछ तो, ये आई गेस अफगानिस्तान के आसपास ही है कुछ तो। मतलब ताकिर मैंने शॉर्ट फॉर्म किया था कैस्पियन सी का, I guess। तो आप ये देख लीजिएगा कौन से ब्लैक सी का भी है कुछ ना कुछ, तो मैं भूल रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, पर ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म कर लीजिएगा, मेजर मेजर सीज का, मतलब आपको आइडिया लग जाएगा। इन फ्यूचर कुछ भी पूछा जाए तो आपको ये आना चाहिए। 37 देखते हैं। among the following which one of the is the largest exporter of rice in the world in last 5 years? 5 सालों में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस कौन है वर्ल्ड में? चाइना, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम, क्या लगता है आपको? चाइना या इंडिया में रहेगा मेरे हिसाब से, दो तो छोटे कंट्री। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर राइस का क्या रह सकता है, चाइना या इंडिया? चाइना में भी चावल ज्यादा खाते हैं, इंडिया में भी बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इंडिया है इसका आंसर। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखते हैं। अभी ग्लेशियर काफी चर्चे में थे, तो इसकी वजह से इन्होंने ग्लेशियर और रिवर पूछा है डायरेक्ट। देखिए, ग्लेशियर और माउंटेन रेंजेस भी पूछ सकते हैं, ग्लेशियर और स्टेट्स भी पूछ सकते हैं, ग्लेशियर और उसके आसपास के जो भी सराउंडिंग मेजर मेजर जो फिनोमेना है, जैसे रिवर हो गए या फिर माउंटेन रेंजेस हो गए,
तो वो पूछ सकते हैं, तो ये इसकी थोड़ी सी तैयारी रख लीजिएगा आप। बंदरपूछ, यमुना, बाराशिगरी, चेनाब, मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा। इतना तो पता चाहिए कि सियाचिन नुब्रा में है या नहीं। क्या लगता है आपको? सियाचिन नुब्रा में है? हाँ है। नुब्रा रिवर के आसपास ये जेमो मानस। जेमो मानस में आता है क्या? क्या लगता है आपको? जेमू ग्लेशियर आएगा सिक्किम में। तो मानस तो रिवर अपनी इधर आती है, असम में आती है। तो ये दोनों का तालमेल तो नहीं है, 5 तो नहीं है, 1 2 4 और 1 3 4 में है। अब ये दोनों में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और जो मिलाम ग्लेशियर है वो उत्तराखंड में आता है। तो वो बुरी गंगा रिवर का है, मंदाकिनी रिवर नहीं आती उसमें। तो 3 नहीं है। तो आंसर हो गया ए, 1 2 4। बाराशिगरी, चेनाब, सुंदरपुंज, यमुना, ये तो पता रहेगा। सुंदरपुंज, यमुना। 39 क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरॉन मिथाइल पैराथियोन फोरेट ट्राइजोप्स is viewed with apprehension. Those chemicals are used as। किसमें यूज किया है ये? कुछ आइडिया लग रहा है? नहीं, स्किप कर दीजिएगा। पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, फ्रूट नाइपिंग, मॉइस्चराइजिंग, किसमें लग रहा है? मेरे हिसाब से पेस्टिसाइड रहना चाहिए। कार्बोफ्यूरन के पेस्टिसाइड में मैंने पढ़ा था कहीं तो ये होना ही चाहिए। प्रिजर्वेटिव नहीं लग रहा मेरे को। फ्रूट राइपनिंग भी नहीं, तो आंसर हो गया पेस्टिसाइड्स। आपको कुछ आइडिया रहेगा। आप अगर फार्मिंग करते रहोगे तो आपको ये थोड़े से नाम याद रहेंगे, थोड़ा थोड़ा तो आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा एग्रीकल्चर साइड भी देख लीजिएगा क्योंकि एग्रीकल्चर का भी थोड़ा सा कंटेक्स्ट बढ़ रहा है। ठीक है। 40th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंडर द रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या लगता है आपको, सही रहेगा? होल्ड पे रखते हैं। वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। हो सकता है। The Wetland Conservation and Management Rules 2010 also encompass the drainage area or catchment area regions of the wetlands is determined by the authority। ये होना चाहिए। ये भी encompass कर सकता है, ये 3 तो रहना चाहिए। तो 2 3 3 और 1 2 3। ठीक है। 3 ऑप्शन में आता है, करेक्ट पूछा है। Under the Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the government of India to protect and to conserve all the wetlands in the territory of India। तो देखिए, रामसर जो साइट्स है उन्हें कंजर्व करने के लिए कहा है। वेटलैंड्स नहीं आते, सभी वेटलैंड्स नहीं आते, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सभी वेटलैंड्स और रामसर कन्वेंशन, सभी वेटलैंड्स जो रामसर साइट्स के अंडर तो नहीं आते, रामसर कन्वेंशन के अंडर तो नहीं आते, इसलिए पहला तो नहीं है। पहला गया। 2 और 3 रह गया। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है। 2 और 3 में थोड़ा डिफिकल्टी जा रहा है। वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। ये हो सकता है, पर, पर ये यूपीएससी ने इसे गलत साबित किया है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया सिर्फ C 3 ओनली। इसमें दोनों में काफी डिफिकल्टी जा रही थी। इवन जो आंसर की बनाने वाले थे तो उनको भी डिफिकल्टी जा रही थी कि 2 और 3 रहना चाहिए नहीं। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर रहता है। देखिए, जो आंसर क्या अगर आपको गूगल भी दे दिया जाए कि आपके पास गूगल है और आपको सर्च करके आपको बताना है, तभी भी आपको डिफिकल्टी जाएगी। तो इतना डिफिकल्ट रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका आंसर है C 41 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? क्या लगता है? सभी रहेंगे करेक्ट, है ना? आंसर है D। इसमें कुछ ऐसा अलग तो नहीं बताया कि इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से क्या हो रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 42nd क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, इसापुर, कांजावती। अब ये क्या है? ये प्लेसेस दिए है तो ये क्या है? यूरेनियम डिपॉजिट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड केव सिस्टम से, वाटर रिजर्वायर। आइडिया? नो आइडिया, स्किप। इसका आंसर है वाटर रिजर्वायर। 43 क्वेश्चन देखते हैं। In the context of proposal to the use of hydrogen enriched CNG (HCNG) as fuel for buses in public transport, consider the following statements। ठीक है। HCNG के रिगार्डिंग है, एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर फ्यूल यूज किया जाए तो क्या हो सकता है? मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ HCNG इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन। ठीक है, बोल सकते हैं। होल्ड पे रखते हैं। एलिमिनेशन बोला है थोड़ा सा, तभी भी होल्ड पे रखेंगे। HCNG एज फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूसेस बोला है, ठीक है, एंड हाइड्रोकार्बन इमिशंस, तो ये होना ही चाहिए। ठीक है। सेकंड तो होना ही चाहिए। हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद CNG एज फ्यूल फॉर बसेस। क्या लगता है? ठीक है, कर सकते। कैन भी बोला है, हो सकता है। 2 और 3 तो होने चाहिए। HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG।
चांसेस कम है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस रहेगा तो वो थोड़ा महंगा ही जाएगा। तो ऑप्शन क्या है देखते हैं इसके। तो 2 और 3 तो है, और 1 2 3 4 है। तो ज्यादातर लोगों ने 1 2 3 4 मार्क किया था, पर आंसर हो गया इसका 2 और 3, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव में आता है। ठीक है, 44 क्वेश्चन देखते हैं। वाई ड्यूड्रॉप्स नॉट फॉर्म ऑन अ क्लाउडी नाइट। आपको ड्यूड्रॉप्स पता रहेगा, जो घास के ऊपर थोड़ा बहुत पानी आता है, देखिए सुबह सुबह। तो इनका कहना है कि क्लाउडी नाइट में क्यों नहीं फॉर्म होते। क्या रहता है, अभी क्लाउड है ऐसा, और इधर पानी क्यों नहीं बन रहा, क्या रह सकता है रीजन। क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, रेडिएशन का क्या, ठीक है बोल सकते हैं। क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, हो सकता है, ये चांसेस ज्यादा है। अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू द ग्राउंड लेवल, नहीं, विंड का तो नहीं है। देखिए, आपको अगर पता रहेगा कि जो रेडिएशंस आते हैं सन से, तो वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाते हैं, मतलब ये स्पेस में या फिर बाहर जाते हैं। अगर क्लाउडी नाइट रहा तो ये रिफ्लेक्ट होते नीचे आते हैं, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर रहता है ये एटमोसफियर का, तो वो थोड़ा गर्म रहता है। तो उसकी वजह से जो ड्रॉप्स बनने चाहिए तो वो बनते नहीं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए द क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। इसकी वजह से ये ड्यू ड्रॉप्स नहीं होते। ठीक है, 45th क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements. The 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. तो 44th Amendment था क्या, क्वेश्चन मार्क है। Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary. सही है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी था और सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी ये उल्लंघन कर रहा था, इसलिए ये तो गया। दूसरा तो सही है, पहला थोड़ा डाउटफुल है, 44th नहीं लग रहा मुझे। ये 39th अमेंडमेंट है, जो कि बोला गया था कि हमें जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड रखना चाहिए जो इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए पहला वाला गलत, सेकंड आंसर है टू ओनली। 46 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, करेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट बोला है। ठीक है, देखते हैं हर एक स्टेटमेंट। अभी देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन देखा है तो फिर आपको लगेगा ये क्या, कब पढ़ेंगे, कब इसमें से सही रहेगा। तो जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उतना ही आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा सा भी ट्रैप रहा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। The motion to impeach a judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges Act 1968। क्या लगता है आपको, सही है क्या गलत है। तो स्पीकर के पास पूरी अथॉरिटी रहती है कि वो ले भी सकता है और निगलेक्ट भी कर सकता है। तो पहला तो गलत हो गया, 3 4 में है। अभी देखिए, सीधा 3 4 में जाना चाहिए। अभी देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको अगर श्योर शॉट पता है कि पहला तो गलत ही है, तो आपने इधर पहला गलत मार्क किया, 3 और 4 उसमें से भी 3 भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 तो सही है। तो 4th पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करनी है। ठीक है। If the motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by the majority of the total membership of that house, and by not less than 2/3 of total membership members of that house present and voting। तो ये तो पूरा जो प्रोसेस है वो तो सही है। 3 और 4 आंसर है इसका, सी। देखिए, हमने कितने मिनट में सॉल्व किया ये क्वेश्चन, हार्डली 1 मिनट लगा रहेगा, हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगा रहेगा। अब ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए, वरना आप अगर पढ़ते बैठते थे तो फिर और जल्दी हो जाता था। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको अंडर प्रेशर खेलना आता है, तो आप आराम से ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो कुछ कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, 47 क्वेश्चन देखते हैं। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। अभी आपको अगर पढ़ा रहेगा पढ़ी तो ये आंसर हो गया इधर ही, ये दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू आंसर है इसका। ठीक है, 48 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। ठीक है, पता नहीं, दे सकता है। नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, ये तो गलत है। दूसरा तो गलत हो गया, 1 और 3 में। Till recently, India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production। ये क्या बात हुई, 3 तो गलत है पूरी तरह। आंसर हो गया ये। आपको ये पता रहेगा नहीं रहेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सीधा आ गया ये। 49 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt several posts from disqualification on the grounds of office of profit। ठीक है, हो सकता है। The above mentioned act was amended 5 times, हो सकता है। The term office of profit is well defined in the Constitution of India। ये नहीं है भाई, ये सरासर गलत है my lord।
तीसरा तो गलत है, तो आंसर सीधा हो गया ए, 1 and 2 ओनली। आपको दोनों पता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आपको पता होना ही चाहिए, ये यूपीएससी का कहना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेल डिफाइंड है या नहीं। तो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए आंसर ए हो गया। 50 का क्या है? अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? कौन से शेड्यूल में जो ट्रांसफर है ट्राइबल लैंड का प्राइवेट पार्टीज को माइनिंग के लिए, ये नल और वॉइड हो सकता है? तो जो ट्राइबल का है वो थर्ड में नहीं है, नाइन्थ में नहीं है, ट्वेल्थ में नहीं है, क्योंकि थर्ड तो ऑलमोस्ट आई गेस ओथ का या फिर कुछ तो है, दूसरा है कुछ तो। नाइन्थ में भी वो नाइन्थ शेड्यूल आपको पता रहेगा कि इसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है नहीं हो सकता है, ये थोड़ा लैंड के रिगार्डिंग था, पर ये लैंड के रिगार्डिंग है, पर ये ट्राइबल लैंड के रिगार्डिंग नहीं दे सकता। ट्वेल्थ का तो म्यूनसिपालिटीज का है, तो ये तो नहीं है, तो आंसर सीधा हो गया बी। फिफ्थ शेड्यूल है, क्योंकि जो पैसा एक्ट है तो उसमें लागू होता है, तो थोड़ा ट्राइबल के रिगार्डिंग ही है, प्राइवेट पार्टी इसके रिगार्डिंग ही रहना चाहिए। 50 है। 51 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज इन इंडिया। पीवीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, फैक्ट है, पता नहीं, रह भी सकता है। A stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status, हो सकता है। There are 95 PVTGs officially notified in the country so far, actually 75 है, तो तीसरा तो गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, आंसर हो गया सी। इरुलार एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज। देखिए, रिवॉल्व कर रहा था पूरा थर्ड स्टेटमेंट पे, क्योंकि आपको बस इतना आइडिया रहना चाहिए कि ये कितने पीवीटीजीज है इंडिया में, बस इनका कहने का मकसद यही था कि आपको बस इतना पता रहना चाहिए, बाकी नहीं पता तो भी चलेगा, बस इतना पता रह गया तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। और पीवीटीजीज होते क्या है, तो उनका 4 क्राइटेरियाज रहते हैं। तो एक तो है प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फिर एक स्टैग्नेंट या ये देखिए स्टैग्नेंट या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होना चाहिए, फिर थर्ड है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रहती है इनकी, और चौथा है सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी उनकी होनी चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया के हिसाब से पीवीटीजीज डिटरमाइन होती है। पीवीटीजी इन शॉर्ट बोले तो, अगर कोई ट्राइब है तो उसमें से भी एक वल्नरेबल ट्राइब रहती है, मतलब उसमें से भी काफी ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स रहते हैं। जैसे अभी पूरे पॉपुलेशन में कुछ कुछ वल्नरेबल हमारे इसमें कास्ट भी है, अभी मैं नाम नहीं बताता पर आपको आइडिया लग गया रहेगा कि इसमें से भी वल्नरेबल रहते हैं। इवन हिंदूज में भी कुछ कुछ वल्नरेबल रहते हैं, हिंदूज भी, तो उसमें से जो भी वल्नरेबल रहेगा, अभी ये पूरा ग्रुप है, उसमें से कुछ ना कुछ तो परसेंटेज रहेगा कि जो वल्नरेबल रहते हैं। इसलिए इन्हें ऐसा कहा है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये मीनिंग था उसका। ठीक है, 52nd क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेंट इन ऑर्डिनरी लॉज कैनॉट एक्ट एज प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स अंडर आर्टिकल 42। अभी देखिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ लिया, आपको कुछ समझा भी नहीं रहेगा कि क्या बोलना क्या चाहते। तो इट कुड मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखिए, आर्टिकल 142 दिया है बस, ये तो काफी ट्रिकी सा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेंट इन ऑर्डिनरी लॉज कैनॉट एक्ट एज प्रोहिबिशंस और लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स अंडर। अभी देखिए, आर्टिकल 142 काफी चर्चे में था तब के इसमें, और ये पूरा किसके रिगार्डिंग था, तो ये सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग था पूरा। तो अगर इतना भी पता है कि ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग है, तो देखिए अभी ऑप्शन देखते। द डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया while discharging its duties cannot be challenged in any court of law। इलेक्शन कमीशन का रिगार्डिंग नहीं है। अभी सेकंड ऑप्शन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। अभी ये हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग तो ये होने के चांसेस ज्यादा है। फिर भी हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री, प्रेसिडेंट का नहीं कुछ रोल इसमें, फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी रोल नहीं है कुछ। स्टेट लेजिस्लेचर का भी रोल नहीं है कुछ, कैनॉट मेक लॉज इन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कंकरेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, ऐसा भी नहीं है। आंसर हो गया बी। तो इसके ऊपर काफी बड़ा आर्टिकल आ गया था, तो इसकी वजह से मुझे याद था वो तब, और अभी भी है वैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 53 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग पूछा है क्वेश्चन। Consider the following statements. The governor makes a customary address to members of the house at the commencement of the first session of the year। क्या लगता है आपको, सही रहेगा? तो सही है, ऑब्वियस है। ग्रीटिंग्स तो दे देंगे ना गवर्नर, जैसे आपको फर्स्ट असेंबली होती है या फिर फर्स्ट सेशन होता है ईयर का। ठीक है, पहला तो सही है, तो आंसर ए और सी में रहेगा। करेक्ट पूछा है। तो व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। अभी इस पर काफी ज्यादा
चर्चा हो रही थी कि ये होगा नहीं होगा, पर आंसर क्या है, ये सही है। क्योंकि अगर कोई रूल नहीं है पर्टिकुलर मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास, तो लोकसभा का रूल ये ले सकते हैं। तो आंसर हो गया सी। काफी सारे दूसरे जो क्लासेस के आंसर्स की थे, तो उन्होंने वो ये गलत माना है कि ऐसा नहीं कुछ होता है। पर यूपीएससी का कहना है कि ये सही है, इसलिए आंसर हो गया दो। दोनों सही है, सी। 54 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर। ठीक है, कुछ आइडिया नहीं है हमें, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यूएनसीएसी इज द एवर फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है, नहीं हो सकता है, पता नहीं। A highlight of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime is the inclusion of a specific chapter aimed at returning assets to their rightful owners from whom they have been taken illicitly. तो पता नहीं। The United Nations Office on Drugs and Crime is mandated by its members to assist in the implementation of both UNCC and UNTOC. देखिए, ये पूरा जो है ये काफी डिफिकल्ट साइड पे जा रहा है ये, और इसलिए इसको स्किप भी किया जा सकता है। पर अगर हम थोड़ा सा निटी ग्रिटीज में देखें, इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाए, तो अभी देखिए इन्होंने बोला यूनाइट, अभी दो ऑर्गेनाइजेशन है देखिए इसमें, यूएनसीएससी और ये यूएनटीओसी। इनके नाम में देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन रहेगा। करप्शन के अगेंस्ट है, तो इसमें बोला है कि अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी और एयर। और ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल। अभी देखिए ट्रांसनेशनल मतलब क्या, दूसरे नेशंस में भी आ सकता है, मतलब ये लैंड, सी और एयर इसमें भी आ सकता है। तो ये यूएनसीएसी में अगर हमने यूएनसीएसी को हटा के यूएनटीओसी लगा दिया, तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट सही लगेगा, है ना। तो इसलिए पहला तो गलत हो गया इस कंटेक्स्ट में। ठीक है, पहला गलत। 2 3 4, मतलब 2 और 4 तो सही है। अभी 3 स्टेटमेंट देखते हैं। A highlight of the UNTOC is the inclusion of a specific chapter aimed at returning assets to their rightful owners from whom they have been illicitly taken। ठीक है, अभी देखिए ये करप्शन के रिगार्डिंग था, और ये ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के रिगार्डिंग है। और ये बोल रहे हैं कि जो एसेट्स है उसे फिर से वापस दिया जा सकता है, जो जो भी राइटफुल ओनर रहेगा वो। तो मतलब एक करप्शन का ये केस, मतलब इन्होंने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन उल्टा सुल्टा किया रहेगा। तो अगर ये इधर है तो फिर ये इधर आना चाहिए। क्योंकि देखिए ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम में तो ये ऐसा तो नहीं दिख रहा कि इसका रह सकता है। पर ये काफी डिफिकल्ट साइड पे है, अगर आपको कुछ लॉजिक लगाना है तो ये ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं उससे आप रिप्लेस करके देख सकते हो, इसमें बेटर है कि नहीं। पर बेटर साइड, सेफ साइड में तो ये स्किप करने जैसा ही क्वेश्चन है, पर अगर आपको सच में कुछ लॉजिक लगाना है तो ये ऐसा लगा सकते हो। तो ये थर्ड तो गलत हो गया। थर्ड गलत, मतलब आंसर हो गया सी। 2 और 4 हो गया। 55th क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements. As per recent amendment to the Indian Forest Act 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas। ठीक है, अभी फॉरेस्ट एक्ट 1927 में बोला है कि जो फॉरेस्ट डीलर्स है उनके पास राइट रहता है कि वो जो भी बाम्बू ग्रोन है उनके फॉरेस्ट एरियाज में, तो उसे काट सकते हैं। तो ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। हमें कुछ आइडिया नहीं है इसके रिगार्डिंग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो अगर आपने इसके रिगार्डिंग कुछ भी पढ़ा रहता, तो ये तो सही सही बात है। तो सेकंड तो सही स्टेटमेंट है, तो ए, बी और डी में रहेगा आंसर। स्टेटमेंट्स करेक्ट बोला है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स एक्ट, मतलब वही फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ही है बोल सकते हैं। तो अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट डवेलर्स। क्या लगता है आपको? ये भी सही है। तो 2 3 तो रहना ही चाहिए। आंसर हो गया बी और डी में। अभी अभी फर्स्ट स्टेटमेंट पे पूरा रिवॉल्व कर रहा है, देखेंगे। As per the recent amendment to the Indian Forest Act 1927, foresters have the right to fell the bamboos grown on forest areas। तो ये हो सकता है क्या? तो अगर आपने रिसेंट अमेंडमेंट पढ़ा रहेगा, तो उसमें बताया गया है कि जो भी बैम्बू ग्रोन रहेगा फॉरेस्ट एरिया में, तो उसे एज अ ट्री कंसीडर किया जाएगा। तो इसीलिए ये इनके पास पूरा राइट नहीं है कि वो बैम्बूज को तोड़ सके। इसलिए पहला तो गलत है, इसलिए आंसर क्या हो गया? बी। 2 और 3 हो गया सिर्फ। ठीक है, तो हम, ये आंसर क्या है? बी, 2 और 3। अभी 56 क्वेश्चन देखते हैं। Which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one choice?
अभी किसी का मैरी का चॉइस किस में रहना चाहिए, आर्टिकल 19, 21, 25, 29। देखिए आर्टिकल 19 और 21 में आपको कंफ्यूजन रहेगा, 25 तो रिलीजन का है, ये भी कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का है, इसमें दोनों में तो नहीं आता, ये दोनों में रहेगा। अभी राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी में रहेगा या फ्रीडम में रहेगा? ज्यादातर लोगों को लग रहेगा कि फ्रीडम में, पर नहीं, ये इसमें आता है, आर्टिकल 21 में आएगा। तो इसमें क्या लिखा है आर्टिकल 21 में, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये पूरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 21 को सेफगार्ड करता है, मतलब किसी सेफगार्ड करता है ये राइट को। ठीक है, 57 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। ओके, पता नहीं, रह सकता है। इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, ऐसा हो सकता है क्या? चांसेस तो बहुत कम है कि किसी का अपीलेट बोर्ड रहना नहीं है, डायरेक्ट नो लिखा है, तो ये थोड़ा एक्सट्रीमनेस है, तो इसलिए सेकंड वाला हम कैंसिल करेंगे। 1 and 3 ओनली, मतलब 3 तो सही है, अभी ये पर एक पर पूरा रिवॉल्व कर रहा है। तो पहला क्या है कि पेटेंट्स एक्ट में बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया, तो ये प्रोसेस लगता है आपको प्रोसेस कर सकते हैं ऐसा पेटेंट, तो एक, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो फिर ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर हो गया सी। तो अगर आर्टिकल 3J पेटेंट एक्ट का देखा जाए, इंडियन पेटेंट एक्ट में, तो कुछ कुछ एक्सक्लूड किया है पेटेंट एबिलिटी को, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और इन एनी पार्ट देयर ऑफ अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग सीड्स, वैरायटीज एंड स्पीसीज एंड एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब कुछ कुछ एक्सक्लूड किया है कि ये जो प्रोसेस रहते हैं तो उसे एक्सक्लूड किया जा सकता है पेटेंट देने से, इसलिए ये पहला तो नहीं है, बायोलॉजिकल प्रोसेस वगैरह तो नहीं है, सीड वैरायटीज जो भी रहेगी स्पीसीज का, तो वो तो हम पेटेंट नहीं कर सकते, इसलिए आंसर हो गया सी। 58 क्वेश्चन देखते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। अभी देखिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात की है, तो गवर्नमेंट को क्या एम्पावर करता है ये एक्ट, तो स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट। हो सकता है क्या? ठीक है, होल्ड पे रखते, हो सकता है। lay down the standards for emission of discharge of environmental pollutants from various sources, ये होना ही चाहिए, तो सेकंड तो है, आंसर बी और सी में रहेगा। अब इस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि बी हो या सी होना चाहिए, मतलब ज्यादातर तो लोगों ने सी मार्क किया है, क्योंकि टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट, तो ये तो सही लग रहा है, पर यूपीएससी ने इसका आंसर बी दिया है, टू ओनली बताया है कि ये दो ही करेक्ट है, बाकी पहला तो गलत है। अब इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मुझे डाउट है, अगर आपको किधर से ये मिल जाए कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, कुछ कुछ आंसर्स ऐसे यूनिक रहते हैं कि इसमें डिफिकल्ट हो जाता है कि इसमें से क्या गलत हो सकता है। ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपको कुछ मिला तो इसमें से। ठीक है, 59 क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग था, 2016 के रिगार्डिंग पूछा है, तो कौन सा सही है बोल रहे? वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज, पता नहीं। The rules are applicable to notified urban local bodies, notified towns and all industrial townships only. Only लिखा है, गलत, बी तो गलत है। The rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities. ठीक है, हो सकता है ये। It is mandatory on the part of waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district. ये क्या बात हुई? ये गलत है और ये गलत है। अभी ए और सी में देखते हैं, अभी अभी पता नहीं 5 कैटेगरीज है या नहीं, तो आप रिस्क उठा सकते हैं, 50-50 तक आ गए हम। तो 5 कैटेगरीज के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या बताया कि रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलाबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। मतलब इसमें ऐसा कुछ वियर्डनेस तो नहीं है, इसमें हो सकता है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसमें कुछ ज्यादा वेरिएशन होने के चांसेस ज्यादा है, पर इसमें कुछ ऐसा वेरिएशन करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है इसके कंपैरिजन, इसलिए मैं आंसर इसको सी मार्क करूंगा। आंसर क्या होगा इसका? सी। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ता है हर एक ऑप्शन के, कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कि इसमें अगर ये हम मार्क कर रहे हैं तो क्यों मार्क कर रहे हैं,
इसकी वजह क्या है, इसके कंपैरिजन में दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए कि ये कंपैरेटिवली सही है या नहीं। अगर हम ऑप्शन के बीच कंपटीशन करेंगे ना तो अच्छा रहता है। मतलब कौन सा बेस्ट स्टेटमेंट रहेगा उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए, तब आपको आंसर मिल जाएगा। और थोड़ा डेप्थ में जाना चाहिए कि उसके थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए इसके ऊपर ही कि ये हो सकता है क्या। अगर ये सही किया तो फिर ये यूपीएससी क्या चाहता है कि कौन सा सही करे, ये सही करे या ये सही करे। अगर ये क्वेश्चन दिया है तो ये सही रहेगा क्या, चांसेस कितने ज्यादा है कि ये सही रहेगी। तो ऐसा भी सोच सकते हो आप कुछ कुछ क्वेश्चन में। भले आपके पास कुछ आइडिया ना हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं, पर आपको ये पता कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, 60th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018। ठीक है, नवाड़ा एक्ट। If rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms or companies to lay off workers. तो क्या लगता है आपको, सही है? क्योंकि अगर फिक्स टर्म रहेगा एम्प्लॉयमेंट का, अगर हमने किसी को हायर किया, ये समझो ये बंदा है और बोला कि ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है और ये हमारे हमारे ऐसे ऐसे रूल्स है और आपको ये, अब ऑब्वियस है वो जो बंदा रहेगा वो कुछ ना कुछ तो साइन करेगा ही। उसने ऐसे भी लिखा रहेगा कि हमें जब भी कंपनी निकाल लेगी हम निकालने को तैयार है, इसलिए इनको ईजियर होता है। तो ठीक है, पहला तो सही है। नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन। अभी देखिए किसी को हमने टेम्पररी हायर किया, मतलब ऐसे ही ऊपर के ऊपर बेसिस फ्रीलांसिंग टाइप, बस ये हमारा काम करके चले जाओ, तो उसको हम क्या नोटिस या फिर टर्मिनेशन लेटर देने की जरूरत ही नहीं है कि आप आओ इतना काम करो और जाओ। तो इसके तो यही बताया कि नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन। ये भी सही है, भले ही कौन सा भी एक्ट हो, पर ये अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये सही तो है। दोनों भी सही, आंसर हो गया सी। देखिए कुछ कुछ कैसा होता है कि ये अभी ये एक्ट दे देंगे इतना बड़ा, इतना ऐसा एकदम हटके एकदम एक्ट दे देंगे, एकदम पूरा डिटेल दे देंगे कि ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट, ये पढ़ते ही हम बोलेंगे स्किप करेंगे भाई क्वेश्चन को। तो डरना नहीं, डर के आगे 2 मार्क है। ठीक है, चलिए 61 क्वेश्चन देखते हैं। द सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर परव्यू ऑफ। अभी अगर आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा। ये केबीसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, मतलब वन लाइनर टाइप में कि ये इतना लाइन पूछा और इसमें से कौन सा सही है बताओ। क्या आपको 50-50 करना चाहिए, दिखते इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, लीड बैंक, महात्मा गांधी, एमजी नरेगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट। अभी सर्विस एरिया अप्रोच सभी में भी हो सकता है, अगर आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, आंसर है बी। 62 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स। अभी माइनर मिनरल्स काफी चर्चे में, तो इसके रिगार्डिंग अभी मेजर मिनरल्स भी आप देख लीजिएगा। बस माइनर मिनरल्स निकाल के हो गया ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ा डाइवर्सिफाई रखिए अपने प्रिपरेशन। प्रिपरेशन और स्टडी में बहुत ज्यादा फर्क है, वो मैं बाद में कभी कभी बताऊंगा। ठीक है, माइनर मिनरल्स के रिगार्डिंग पूछा है। सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। क्या लगता है आपको, सही है? ठीक है, सही है, मान लेते हैं हम, फिर भी हम होल्ड करेंगे चलो। और ये माइनर मिनरल्स क्यों पूछा है, माइंस और मिनरल्स एक्ट आ गया था तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा है। The state governments have the power to grant mining license leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lies with the central government. ये क्या बात हुई भाई कि जो पावर टू ग्रांट माइनिंग लाइसेंसेस है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और पर जो फॉर्मेशन ऑफ रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये क्या बात हुई, ये दोनों को अलग अलग क्यों रोल दे रहे हैं? तो ये जो पावर है माइनर मिनरल्स का, वो दोनों भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो दूसरा तो गया, आंसर ए और सी में रहेगा। अभी 1 और 3 तो 3 तो सही है, अभी 1 पे पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व हो रहा है। तो माइनर मिनरल है क्या, तो आंसर है सी, सॉरी ए बरोबर है। 1 और 3 है आंसर इसका। ठीक है, 63 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंटल एंटिटीज। ठीक है, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। ये क्या बात हुई, सभी यूएस डॉलर में रहेगा क्या? आपको क्या लगता है ये एक्सटर्नल डेब्ट जो रहेगा सभी यूएस डॉलर में रहेगा? गलत। कुछ कुछ एनआरआई डिपॉजिट भी रह सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो सेकंड तो गलत है, सरासर गलत है। तो ए और डी में आंसर है। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंटल एंटिटीज। क्या लगता है आपको, सही रहेगा? तो ये गलत है, गवर्नमेंटल एंटिटीज के पास नहीं है, क्योंकि कमर्शियल बोरोइंग्स भी ज्यादा है, मतलब कमर्शियल प्लेयर्स के पास ज्यादा रह सकता है। मोस्ट ऑफ एक्सटर्नल डेट बोल सकते हो।
कि गवर्नमेंट के पास नहीं है इतना। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है, ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में था। सेकंड अगर एलिमिनेट करते तो दोनों में हम मार्क कर सकते थे 50-50 में। इसका आंसर हो गया डी। रेड पूछा है। 64 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। अभी एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक में इंक्लूड नहीं होते। अभी आपको एसेट और लायबिलिटी पता रहेगा तो ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। इवन रिच डैड पुअर डैड में भी बताया कि आपके पास ज्यादा एसेट की, मतलब एसेट मतलब क्या, आपके जेब में पैसा आ रहा मतलब एसेट। आपने कोई चीज खरीदी और उसके बदले आपको पैसे आते जा रहे हैं अपने जेब में, तो उसके बोलते हैं एसेट। लायबिलिटी मतलब कि आपने कुछ चीज ली और उसकी जो वैल्यू है वो डिग्रेड होती जा रही है। जैसे कि एक कार लिया आपने, 10 लाख में कार ली, अगले साल उसकी 5 लाख होगी, उसके अगले साल उसकी 2 लाख होगी। तो ये डिप्रिशिएट हो रही वैल्यू और आपको उल्टा और खर्चा डालना पड़ रहा। तो ये लायबिलिटी होगी आपके ऊपर। क्यों, आपने कुछ लोन वगैरह लिया रहेगा तो ये बैंक के पास जा रहा है, तो ये लायबिलिटी होगी। अभी इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक। नॉट इंक्लूडेड इन एसेट मतलब क्या, लायबिलिटी क्या है, बस इन शॉर्ट डायरेक्टली पूछा है, इनडायरेक्टली। तो लायबिलिटी क्या रहेगी, मतलब बैंक के पास लायबिलिटी क्या रहेगी कि उनको देना पड़े कुछ ना कुछ, तो एडवांसेस रहेगा क्या, नहीं। डिपॉजिट, क्या लगता है आपको। अभी हमने कुछ भी डिपॉजिट किया तो बैंक को एक ये है कि आपको उसके ऊपर रिटर्न देना ही पड़ेगा, तो उनके ऊपर ये लायबिलिटी होगी, तो ये आंसर है ना। बाकी तो क्या, एडवांसेस की जरूरत नहीं है उनको, उनको कुछ देना नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट तो उल्टा इनके लिए अच्छा ही है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, या अगर आपने पढ़ा रहेगा तो ठीक, नहीं तो ये भी उनके लिए ही है, अच्छा ही है। उनको ही रिटर्न मिल रहा है, मतलब ये सब एसेट्स हो गए उनके, बैंक के ये एसेट्स है एडवांसेस वगैरह। तो आंसर हो गया डिपॉजिट्स। जो भी हम डिपॉजिट करते हैं तो उसको उनको देना ही पड़ता है रिटर्न। ठीक है, 65 देखते क्वेश्चन। इन द context of India, which of the following factors is or are contributor or contributors to reducing the risk of a currency crisis? अभी currency crisis आपने देखा रहेगा, तो मतलब जो भी करेंसी वो गिर रही है, उसकी वैल्यू बहुत डिग्रेड हो रही है फटक से। तो क्या बोला है कि इसमें से कौन से फैक्टर्स ये कंट्रीब्यूट करते, मतलब किसमें कंट्रीब्यूट करते, रिड्यूसिंग द रिस्क। ये देखिए, इधर देखिए ट्रैप। हमें लगेगा कंट्रीब्यूट करते हैं मतलब इसमें कौन भर डालता है करेंसी और नीचे गिराने में, तो नहीं, ये रिड्यूसिंग द रिस्क बोला है कि इनके जो करेंसी क्राइसिस होने वाले हैं उसके रिड्यूस कैसे कर सकते हैं रिस्क को। तो ये बोला है, मतलब रुपया गिरने से बचाना है हमें। तो क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको। तो फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर। देखिए, अभी आईटी सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा बूम में है अभी फिलहाल, तो इसका जो भी रेवेन्यू रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है ऑलमोस्ट, मतलब सर्विसेज के रिगार्डिंग देखा जाए तो आईटी सेक्टर के जो फॉरेन करेंसी अर्निंग्स है वो रुपया गिरने से बचाएगा या कम करेगा, तो ये बचाएगा, क्योंकि अच्छा खासा रेमिटेंस आता रहता है और इससे स्ट्रेंथन होता है हमारा रुपये। पहला तो सही है, तो ये ए बी और डी में रहेगा। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी ये देखिए, अगर हमने गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया तो रुपया गिरेगा या बढ़ेगा, क्या लगता है आपको। भले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करो या ना करो, तो इसका रुपये से क्या लेने देना ही नहीं है। तो इधर ही ट्रैप था। रुपये का डिप्रिशिएट होना मतलब क्या है, करेंसी के ऊपर खेले ना, आप एक्सपेंडिचर कितना भी करो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो दो का कुछ तालमेल ही नहीं है, मतलब न्यूट्रल इफेक्ट है इसके ऊपर, करेंसी के ऊपर। दो का तो कुछ रोल ही नहीं है। आंसर ए बी में रहेगा अभी, 1 और 1 और 3। रेमिटेंस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, अभी देखिए दोनों सेम सिमिलर लाइंस पे, तो इसलिए 1 और 3 आंसर हो गया बी। रेमिटेंस जैसा आ गया हमारा स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है, 66 क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? ये किसका सजेशन है कि गवर्नर जो है वो एक एमिनेंट पर्सन रहना चाहिए, वो उसके आउटसाइड द स्टेट रहना चाहिए और पॉलिटिक्स से डिटैच फिगर होना चाहिए, ना ही उसने पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहिए। तो ये किसका है, फर्स्ट ईयर का है क्या, मेरे को नहीं लग रहा। राजमन्ना और सरकार, ये दोनों में लग रहा है मुझे, क्योंकि एनसीआरडब्ल्यूसी तो ऐसा नहीं रिकमेंडेशन करेगी। तो राजमन्नार और सरकारिया में से दोनों में से रह सकता है। अगर आपने दोनों में पढ़ा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप दोनों में से रिस्क उठा सकते हो, क्योंकि 50-50 है। तो आंसर है इसका सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन ने पूरा एक क्राइटेरिया बताया था कि गवर्नर कैसा होना चाहिए, सिलेक्शन जो रिकमेंडेशन दिए थे कि सिलेक्शन ऑफ अ गवर्नर कैसा होना चाहिए, पूरा क्राइटेरिया दिया था कि ये गवर्नर ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सी था आंसर इसका। 67 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इश्यूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स who want to be the part of Indian stock market without registering themselves directly। अब ये पूरा कंसेप्ट ही बताया है कि ये कौन से कंसेप्ट को दिखाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट।
दो दो नोट है तो चांसेस ज्यादा है कि दोनों में रहेगा। पर आपको अगर कंसेप्ट पता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो रहते हैं तो उन्हें इंडिया के स्टॉक मार्केट में उनको हिस्सा लेना है पर उनको रजिस्टर नहीं करना है, तो क्या इसे कहा क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट, या फिर इसे कहते हैं पी नोट्स भी कहते हैं, जो जिसे ओवरसीज डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा गया है। तो ये जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो ये सीधी तरह स्टॉक्स ले सकते हैं इंडियन एक्सचेंजेस में विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड। मतलब कितना सही है ना। ठीक है, 68 में देखते हैं अभी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एज पर लॉ, द compensatory afforestation fund management and planning authority exists at both national and state levels। ठीक है, हो सकता है, इतनी बड़ी फंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है तो होना ही चाहिए। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द compensatory afforestation programs carried out under the compensatory afforestation act 2016, विच आर करेक्ट बोला है। क्या लगता है आपको? अगर आपने एक्ट पढ़ा रहेगा तो ठीक है, पर आपको ऐसा लगेगा कि पीपल पार्टिसिपेंट तो ये अच्छी बात है, दोनों भी सही लग रहे हैं, तो आंसर हो गया सी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका कोई मेंशन ही नहीं कि पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए एक्ट में, तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में था, मान सकते हैं हम। तो अगर 50-50 पे आ रहे हैं यहाँ पर भी, ए और सी में आंसर आपको लगा रहेगा तो दोनों में से उठा सकते थे। ए, बी और सी में लग रहा रहेगा आपको, तो आपके ऊपर है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में जा रहा है, क्योंकि ऐसा लॉजिकली सॉल्व करना जाए तो हमें दोनों भी सही लगेंगे। आंसर हो गया ए। 69 क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडियन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कौन से ऐसे इंडिपेंडेंट रेगुलर है जो अलग अलग सेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस। ठीक है, एडॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। क्या लगता है? हो सकता है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो सकता है ये। पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हो सकता है। फाइनेंस कमीशन कब से रेगुलेट करने लग गए? रेगुलेटर तो नहीं है ये काम। फाइनेंस कमीशन कब से रेगुलेशन करने लगे? तो सेकंड तो गलत है। 2 और 5 क्या है? 2 और 5 नीति आयोग कब से रेगुलेट करने लगे? कमिटीज तो रहेंगे, नीति आयोग भी नहीं करती रेगुलेट ऐसा कुछ। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर तो थोड़ी है ये। तो 5 भी गलत है और 3 भी गलत है, तो आंसर हो गया 1 और 2। मतलब पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज और एडॉक। देखिए, अपने पास 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है और इनका जो काम है वो मिनिस्ट्री स्पेसिफिक रहता है, तो इसकी वजह से ये नीति आयोग तो ऐसा आपने कुछ पढ़ा नहीं रहेगा कि ये रेगुलेटर है। अभी ये क्वेश्चन इधर ही आता है। देखिए, आपको एक थोड़ा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि नीति आयोग का काम क्या है, तो ये रेगुलेट करना है या ये थिंक टैंक है। फाइनेंस कमीशन का भी काम क्या है आपको पता रहना चाहिए, रोल हर एक मेजर मिनिस्ट्रीज का या फिर कमीशन का आपको पता रहना चाहिए। तो ये इनका मकसद था कि क्या रह सकता है, कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि हाँ, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नीति आयोग तो होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए आंसर हो गया। 70 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया 5 ईयर प्लान, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग पूछा है। फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, बोल सकते हैं, हो सकता है। पहला तो सही है, तो ये दोनों में हो गया। 3 पर है आंसर पूरा। इन द फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर हम फिफ्थ ईयर प्लान में लाएंगे क्या? फिफ्थ ईयर 5 ईयर प्लान में तो हमारा मेन मकसद तो पॉवर्टी एलिवेशन था, या फिर पॉवर्टी और सेल्फ रिलायंस के ऊपर था। और जो एट्थ प्लान है उसमें हमने बोला था कि हमें फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म्स करने चाहिए। थर्ड गलत हो गया, आंसर हो गया ए। 71 क्वेश्चन देखते। विथ रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, consider the following statement. AIIB has more than 80 member nations। ठीक है, हो सकते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। क्या लगता है आपको? सेकंड तो गलत है। तो AIIB में कौन है सबसे ज्यादा होल्डर? क्या लगता है आपको? इंडिया तो नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट होल्डर है ये एक्चुअली। 1 और 3 में AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। ऐसा हो सकता है क्या? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक है और सिर्फ एशिया वाले ही लेंगे क्या ये? भले नाम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है, इतना नैरो तो नहीं रह सकता। थर्ड तो गलत है, आंसर हो गया ए। देखिए, आपको ये भी नहीं पता रहता तो भी चला रहता, पर ये थर्ड जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है।
लॉजिकल स्टेटमेंट था, इसलिए इन्होंने बोला कि इसके ऊपर पूरा रेफरेंस दे दिया कि आपको थर्ड तो पता होना चाहिए कि ये गलत है, तो इसलिए आंसर हो गया ए। 72 देखते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली? तो क्या पर्पस था ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का? टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्सनल पेरिनियल बर्डन ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट? नहीं। टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स? नहीं। To act as independent regulators in case of applications for loans of 50 crore or more? नहीं। To aim at faster resolution of stress assets of 50 crore or more which are under consortium lending? हाँ, ये था। क्योंकि देखिए 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा जो स्ट्रेस्ड एसेट्स थे, तो उसका फास्टर रेजोल्यूशन के लिए ये इन्होंने इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट लाया था। इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा ये साइन किया गया था, और ये पार्ट था सशक्त प्लान का। और जो ये रिकमेंडेशन किसने दिया था? तो सुनील मेहता कमेटी ने दिया था रिकमेंडेशन कि बैड लोन्स को थोड़ा सा जल्दी से हमें स्पीड अप करना चाहिए रिजोल्यूशन के लिए। तो इसलिए 72 का डी आंसर हो गया। 73 देखते हैं, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय? तो अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो चेयरमैन रहते हो कौन सिलेक्ट करता है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। तो आंसर हो गया ए, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। 74 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पीएनजीआरबी नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है ये, इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, हो सकता है। अभी देखिए ऐसे ऑप्शन है, मतलब इसमें से एक थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, तो उसको ही ढूंढना है हमें। वन ऑफ द टास्क ऑफ पीएचएनआरबी इज टू एंश्योर कम्पिटिटिव मार्केट्स फॉर गैस। होना चाहिए ये तो, दो तो सही होना ही चाहिए, तो ए बी और डी में रहेगा। अपील सेकंड डिसीजंस ऑफ पीएचएनआरबी गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी? क्या लगता है आपको? चांसेस तो है। अभी पहला देखते हैं। पीएनजीआरबी इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी आपको क्या लगता है कि ये जो रहेगी बॉडी, फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी है क्या ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया? तो मुझे तो चांसेस कम ही लग रहे हैं इसके कि सही होने की, क्योंकि पहली बॉडी रहेगी, तो इसलिए पहला गलत अगर होना तो आंसर हो गया बी। तो ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट था, पर अगर आपको ये थोड़ा सा लॉजिकली आपको एलिमिनेट करने आ गया पहला, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, आंसर हो गया इसका बी। 75th क्वेश्चन देखते हैं। With reference to communication technologies, what is or are the differences between the LTE long-term evolution and VoLTE voice over long-term evolution? LTE is commonly marketed as 3G, VoLTE is commonly marketed as advanced 3G। नहीं, ये 4G को माना जाता है। एडवांस 3G क्या होता है? इसे ट्रू 4G या फिर 4G कहा जाता है, तो पहले तो गलत है। LTE डाटा ओनली टेक्नोलॉजी, वोल्टेज वॉइस ओनली, ये भी क्या है, ये क्या बात हुई? ये तो गलत है, सरासर गलत है दोनों भी। आंसर हो गया डी। तो वोल्टी और एलटी के थोड़ा सा डिफरेंस देखना चाहिए। ठीक है, 76 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017? ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट थोड़ा सा चर्चे में था 2017 में, मतलब तभी से तो काफी सुर्खियों में था, इसलिए 19 में पूछा है। प्रेग्नेंट वुमेन आर इंटेंडेड फॉर 3 months प्री डिलीवरी एंड 3 months पोस्ट डिलीवरी पेड लीव? ऐसा नहीं है, पहला तो गलत। तो 26 वीक्स का टाइम पीरियड दिया है इन्होंने, तो उसमें से भी 8 वीक्स जो है तो वो बिफोर डिलीवरी दे सकते हैं, और कुछ कुछ तो एंटायर डिलीवरी के बाद भी 26 वीक्स ले सकते हैं, मतलब इनके ऊपर है पूरा। तो इससे पहला तो गलत ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बी और सी में देखते हैं, अभी 2 या 3 में। वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स? ठीक है, हो सकता है। एंटरप्राइजेस विद क्रेश मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेशेस विजिट्स डेली। अभी देखिए, एक तो ये प्रेग्नेंट रहेगी, उसमें से इन्होंने बोला कि कम से कम 6 बार इन्होंने विजिट करना चाहिए डेली, वो भी डेली 6 टाइम। प्रेग्नेंट वुमेन, इतना कठोर नियम कब से बनने लग गए? तो ये थोड़ा लॉजिकल है, और ये काफी, मतलब लॉजिकल तो लग रहा ही नहीं कि ये इसके बेनिफिट के लिए लग रहा है। मैटरनिटी टॉर्चर हो गया ये पूरा। तो फिर टू तो गलत हो गया, आंसर हो गया। देखिए, टू पे रिवॉल्व कर रहा था ये, कि आपको लॉजिकली सोचना चाहिए कि ये ऐसा हो सकता है क्या, भले ये इसमें कुछ कुछ भी लिमिट हो, दो हो, एक हो, कुछ भी रहने दो, पर आपको एक लॉजिकली सोचना चाहिए कि 6 बार कोई विजिट करेगा क्या इनके ऊपर, या ऐसे एंटरप्राइजेस में? तो नहीं, आंसर हो गया सी। 77 देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स? ठीक है, बिजनेस इंडेक्स में ये इसमें से कौन सा नहीं है सब इंडेक्स? मेंटेनेंस लॉ ऑर्डर, पेइंग टैक्सेस, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा रहेगा। इसके आगे 10 से 12 इंडिकेटर्स है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो पहला ही नहीं है, मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर। आपको लगेगा ये होना ही चाहिए, पर नहीं, यही नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का सवाल ही नहीं आता। तो फिर इसमें कौन से इंडिकेटर्स है? तो एक कंप्राइजेस क्या रहता है इसमें वर्ल्ड बैंक के इज ऑफ डूइंग बिजनेस में? तो एक तो स्टार्टिंग अ बिजनेस, गेटिंग अ लोकेशन, मतलब लेबर मार्केट रेगुलेशन रहेगा उसमें, कंस्ट्रक्शन परमिट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, फिर एक्सेसिंग फाइनेंस रहता है कि आप कहाँ से क्रेडिट ला रहे हो, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर हो गया, डीलिंग विद डे टू डे ऑपरेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन परमिट वगैरह ये। ठीक है, इसलिए मेंटेनेंस वाला ऑर्डर थोड़ा सा ट्रिकी था, ये स्किप करने जैसा ही क्वेश्चन था, क्योंकि डिफिकल्ट साइड में आता है। आपको अगर कुछ आइडिया रहेगा तो भी आप मार्क कीजिएगा। 78 क्वेश्चन देखते हैं। In India, extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following? अभी ये extended producer responsibility क्या है, आपको अगर आइडिया रहेगा और ये किस एक्ट से रिगार्डिंग है, ये देखिए इतने सारे दिए हैं, या फिर रूल्स बोल सकते हैं, रेगुलेशन बोल सकते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट है, रिसाइकल प्लास्टिक है, ई वेस्ट है। ई वेस्ट पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि उनकी भी प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है उसके ऊपर। ई वेस्ट रह सकता है, फूड सेफ्टी नहीं है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक भी नहीं, बायोमेडिकल भी नहीं। आंसर हो गया सी, ई वेस्ट। मतलब प्रोड्यूसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ये ई वेस्ट कम करे। ठीक है, इसलिए इनका आंसर हो गया सी। 79 देखते हैं। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर प्लस। ये थोड़ा टेक्निकल जा रहा है, मतलब आपको अगर कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा। इन्होंने बोला क्या है? तो जनरली जो इकोनॉमिक कॉस्ट रहती है फूड ग्रेन्स की, तो उसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं मेजरली। पहला तो एमएसपी रहता है, उसमें सेंट्रल बोनस ऐड किया जाता है अगर रहेगा तो। फिर प्राइस पेड टू फार्मर्स रहता है, फिर प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स रहते हैं, और फिर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो अभी प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स तो रहना ही चाहिए, बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर प्लस। अब इसके साथ क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में इंटरेस्ट नहीं आता, ये दोनों में रहेगा आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आता है, चार्जेस फॉर गोडाउन आता है, कौन सा आता है, आपको क्या लगता है? तो आंसर है इसका सी, गोडाउन का नहीं आता इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आता है। सी आ गया। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कंपोनेंट्स में आता है इसमें। ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में था, पर अगर आपने ये देखा रहेगा तो ये दोनों में आपको 50-50 तक आ गए रहेंगे। ठीक है, 80th क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल? अभी सोशल कैपिटल का पार्ट कौन रहेगा? अभी कौन सी भी कंट्री बोला है, इंडिया नहीं, ऐसा नॉर्मल कौन सी भी कंट्री रह सकती है। सोशल कैपिटल किसको बोल सकते हैं? नीचे से स्टार्ट करेंगे हम। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी हो सकता है, द साइज ऑफ पॉपुलेशन, द वर्किंग एज ग्रुप, नहीं, जरूरी नहीं है। स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, नया सोशल कैपिटल बोला है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल नहीं। प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन हो सकता है, ए और डी में मुझे लग रहा है, ये दो तो नहीं है। अभी देखिए सोशल बोला है, सोशल कैपिटल, सोशल मतलब क्या, लोग रहने चाहिए, लोगों का इंटरकनेक्शन रहना चाहिए। इंटरकनेक्शन मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मनी रहनी चाहिए सोसाइटी में। इधर ही आंसर हो गया। थोड़ा सा डिटेल में सोच लिया ना आपने सोशल कैपिटल होना क्या चाहिए, तो आपको ये क्लियर कट दिख जाएगा कि ये आंसर बताने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, 81 क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the Constitution of India, consider the following statements. No high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutional invalid. ये क्या बात हुई कि हाई कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है? ये कब से होने लगे? पहला तो गलत है। बी और डी में देखते हैं, करेक्ट पूछा है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्या बात है? जुडिशियल रिव्यू का नाम सुना है? हाँ, ये दोनों भी गलत है। आंसर हो गया डी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। 82 देखते हैं। Consider the following statements. Purchasing power parity (PPP) exchange rates are calculated by the comparing the prices of the same basket of goods and services in the different countries. सही है, पीपीपी ऐसे ही काउंट करते हैं। आपको अगर कंसेप्ट पता नहीं तो आप भूल जाइए ये क्वेश्चन को, आपको लगेगा गलती है, इसलिए पहला तो सही है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। क्या लगता है आपको? जनरली मेरा ऐसा मानना है, जो भी नंबर्स वगैरह देते हैं ना, तो वो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि उसके गलत होने के। मेरे हिसाब से 60 to 70% इनके चांसेस गलत ही रहते हैं मेरे हिसाब से। अब इसमें क्या बोला है कि 82 का क्या है?
तो ये सिक्स लार्जेस्ट है। क्या लगता है आपको, सिक्स लार्जेस्ट है क्या अपनी इकोनॉमी पीपीपी टर्म्स में? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पीपी आपने देखा नहीं रहेगा, सिक्स लार्जेस्ट दिखा, हाँ ये सही रहेगा। तो पीपी टर्म्स में तो नहीं है सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो आंसर हो गया सेकंड तो गलत, पहला आ गया आंसर ए। 83 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 years, खरीफ पता रहेगा, बारिश वाली क्रॉप्स इन द लास्ट 5 years, 5 सालों में बोला है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। क्या लगता है, हो सकता है क्योंकि एरिया का, राइस का एरिया थोड़ा ज्यादा ही रहता है। एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स, पता नहीं, हो सकता है। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर कैन, ये भी हो सकता है। एरिया अंडर शुगर कैन कल्टीवेशन हैज स्टेडीली डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। एरिया अंडर शुगर कैन कल्टीवेशन हैज स्टेडीली डिक्रीज्ड, ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि शुगर केन का जो कल्टीवेशन रहेगा, जो एरिया रहेगी, तो वो स्टेडीली डिक्रीज मतलब क्या, पहले 100 था, फिर अगले साल उसका 98 हो गया, फिर उसके अगले साल उसका 97 हो गया। तो ऐसा देखा जाए तो बहुत ही कम हो जाएगा फिर स्टेडीली डिक्रीज 5 सालों में। तो ये चांसेस थोड़े कम ही है इसके सही होने के। तो अगर ये गलत मान लिया तो आंसर सीधा आ गया ए। देखिए, हमें भले कितने भी ऑप्शन दे दीजिए, हमें उस ऑप्शन में देखना है कि सबसे ज्यादा गलत चांसेस होने के कौन से हैं। उस पर अगर आपने फोकस किया तो सही रहेगा। सही के पीछे मत भागो, बस इतना ही कहना है मेरा इसमें, गलत के पीछे भागो। ठीक है, 84 क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 years, अभी सबसे ज्यादा कौन सा है इंपोर्ट में, मतलब इन शॉर्ट इंपोर्ट सबसे हम कौन सा सबसे ज्यादा लेते हैं? स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, कौन सा लगता है आपको लॉजिकल है? हमको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, हम ऑयल ही लेते हैं ज्यादा। स्पाइसेस का तो सवाल ही नहीं आता कि हम इंपोर्ट करेंगे, स्पाइसेस बहुत कम क्वांटिटी में करेंगे क्योंकि हम ही एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रूट्स का भी हम बहुत अच्छा खासा एक्सपोर्ट है, पल्सेस भी हम अभी करने लग गए हैं। पल्सेस भी इतना ज्यादा नहीं लेंगे, पर जितना वेजिटेबल ऑयल्स करते हैं तो उतना कोई नहीं कर रहा, मेरे को लग रहा कि बहुत ज्यादा हम वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और मलेशिया इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो गया था, MICACA। तो उसके वजह से हमने ये ऑयल का ये एग्रीमेंट किया था। तो उसके रिगार्डिंग ये था न्यूज उसमें, तब वेजिटेबल ऑयल्स के रिगार्डिंग था। ठीक है, 84 का डी हो गया आंसर। 85 क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? अभी लिबर्टी की डेफिनेशन पूछिए, लिबर्टी की डेफिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला है, मतलब सबसे बेस्ट डेफिनेशन आपको क्या लग रहा है चारों में से? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, ये बेस्ट रहेगा, चांसेस कम है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट हो सकता है। अपॉर्चुनिटी टू व्हाटएवर वन लाइक्स, ये थोड़ा मतलब पूरा खुला छोड़ दिया है कि आप कुछ भी जो लगेगा वो सही करो। लिबर्टी का मतलब ये पूरा वेग टर्म्स में बोला जाए तो ये है, पर ये एग्जैक्ट तो नहीं रह सकता क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं लिबर्टी में भी। अब किसी को भी मारते छूटोगे नहीं कि हाँ मेरे पास लिबर्टी में कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी बजा के जा सकता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सी तो नहीं है, ए भी नहीं है। बी और डी में आपको लगेगा थोड़ा एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए ये दोनों कॉन्ट्ररी दिख रहे हैं, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट और अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स और अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली। हाँ ये देखिए, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली इन बाकी के कंपैरिजन में देखिए, ये एक साइड में रखिए और इस ऑप्शन को बस एक ही कंटेक्स्ट में पढ़िए, तो ये थोड़ा होलिस्टिक लग रहा है। प्लस ये ऐसा कुछ नेगेटिव नोशन भी नहीं दे रहा है कि अलग से इसका कुछ वियर्डनेस भी है। तो देखिए, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली मतलब क्या हो गया कि आप अच्छे से डेवलप हो जाइए, तो इसका मतलब ही लिबर्टी होता है, इसलिए आंसर डी हो गया। एक्चुअली दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट और ये दोनों में, पर ये थोड़ा सा होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आंसर है। ठीक है, 86 क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ द इंडियन रूपी? अभी देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, आप देखिए, अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा होल्ड कीजिए ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो बोला है नॉट, फिर बोला स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी, और बोला कि नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर, मतलब वो मेजर ले ही नहीं सकती गवर्नमेंट, कब? अगर रुपया गिरने लग गया तब। अब ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो अगर क्वेश्चन ही समझने में गलत कर रहे हो आप तो खत्म हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा नॉट, फिर ये आरबीआई इंडियन रुपी के रिगार्डिंग है, कुछ ना कुछ तो रहेगा इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, तीन सिमिलर लाइंस पे रहते हैं इनके ऑप्शन देखिए, और एक थोड़ा अलग रहता है।
तो वही आंसर रहता है, समझ रहे हो आप? अभी 3 पॉजिटिव देंगे और एक नेगेटिव देंगे तो आंसर हो गया नेगेटिव वाला, क्योंकि एक ही ऑप्शन चूज करना है आपको। तो देखिए इसमें देखते हैं, कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, तो ये तो करना चाहिए। तो ये तो नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है, ये तो करना ही चाहिए, मतलब पॉजिटिव साइड देखना चाहिए हमें कि स्टॉप भी हो सकता है। हम वो मेजर नहीं लेंगे अगर स्टॉप करना रहा है हमारे इंडियन रुपी, ये तो लेना चाहिए। एंकरेजिंग इंडियन बोरोज टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, ये भी सही है, इससे भी रुपया स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये तो करना चाहिए। नॉट बोला है तो ये भी गलत हो गया, मतलब सही है पर ये करना चाहिए। ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ये भी सही है, ये भी करना चाहिए। अभी आपको दोनों में लगेगा कि हाँ तो अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हमने ढीले कर दिए तो इससे तो और गिर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ईजिंग कंडीशंस बोला है, ठीक है, तो ये तो करना ही चाहिए। अभी फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अभी देखिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया? तो एक्सपेंशनरी मतलब क्या, जो मनी सप्लाई वो हमें बढ़ाना है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा रहेगा कि अगर मनी सप्लाई बढ़ गया मार्केट में तो उसका और रुपी का, मतलब डेप्रिसिएशन का कुछ तालमेल ही नहीं आता। तो अगर ये किया भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर, मतलब ये मेजर नहीं लेना चाहिए, यही आंसर है इसका। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर ये नहीं करना चाहिए, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। बाकी इसमें से तो स्ट्रांग हो जाएगा रुपी, क्योंकि देखिए अभी रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स ले लिया तो उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में, फिर इससे इंक्रीज इन रुपी स्टॉक बढ़ जाएगा अगेंस्ट फ्यू करेंसीज इन द मार्केट। इवन जो इम्पोर्ट्स है अगर कर्व किए हमने तो वो भी, इससे भी हमारा रुपी का कंट्रोल हो जाएगा डिप्रिशिएशन होना। तो इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या संबंध ही नहीं आता इसमें। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल था और थोड़ा ट्रिकी था, पहले स्टेटमेंट में ही आपको जरा क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। आंसर हो गया डी। 87 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। RBI's recent directive relating to storage of payment system data, popularly known as data dictate, command the payment system providers that, ठीक है, हमें कुछ आइडिया नहीं क्या बोल रहे पर ये कुछ तो डाटा के रिलेटेड है, बस इतना समझ में आ। और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को क्या बोलना चाहते हैं? दे shall ensure that the entire data relating to payment systems operated by them are stored in a system only in India. ओके, ऑलमोस्ट ये सही माना जा सकता है। अभी ओनली बोला है तो ये गलत है, मतलब ये गलत है, आंसर सी हो गया, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर डाटा की बात आती है तो हम बाहर के कंट्रीज में क्यों डाटा हमारा स्टोर करेंगे? ये थोड़ा लॉजिकल सोचिए आप। अभी आपका जो भी डाटा रहेगा इंडिया में रहा तो ठीक है ना, अगर बाहर अगर किसी ने, अब समझो चाइना वगैरह ने ये ले लिया तो इसके ऊपर अपने ऊपर ही काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी। तो पहला तो चांसेस ज्यादा है कि सही होने की। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। दे शैल इंश्योर दैट द सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो बस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही ओन करेंगे तो ये थोड़ा मोनोपोली हो जाएगी, नहीं लग रहा आपको? तो सेकंड तो स्टेटमेंट थोड़े से चांसेस गलत ही होने के हैं। 1 और 3 में देखते हैं अभी। दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द कैग ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। अभी कैग को रिपोर्ट करना चाहिए कि ये डाटा वाला, कैग के पास पहले से ऑडिटिंग के काफी ज्यादा काम रहते हैं, तो कैग को ये काम करना चाहिए क्या? तो नहीं, ये सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट को देते हैं, एस आर बोलते हैं उसे। तो ठीक है, ये थर्ड तो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, आंसर हो गया ये। थोड़ा डिफिकल्ट साइड में था, आपको लग सकता है कि कैग होना चाहिए पर नहीं है। अगर कैग नहीं है तो आपको दोनों में रिस्क उठाना चाहिए। ठीक है, 88 क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following adopted a law on the data protection and privacy for its citizens known as General Data Protection Regulations in April 2016 and started implementation of it from May 2018? ठीक है, 2018 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया है। और एक्चुअली देखा जाए तो रेगुलेशन 2016 से ही चालू हो गया था पर इम्प्लीमेंट किया 18 में। तो क्या हो सकता है, कौन कर सकता है ऐसा? तो अगर आपको करंट ठीक ठाक रहा तो ठीक है, वरना स्किप कर सकते हो सीधा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, कुछ भी रह सकता है, यूएसए भी रह सकता है, यूरोपियन यूनियन भी रह सकता है। आंसर हो गया सी, यूरोपियन यूनियन। 89 क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अब क्या लगता है, जापान, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए? तो न्यूक्लियर फील्ड के रिगार्डिंग है ये डील, इंडिया ने साइन किया है, तो किसके साथ किया है? तो हमारा पुरानी मित्र रशिया के साथ किया है। आपको अगर आइडिया रहेगा तो ठीक, हमने ये भी स्किप करने जैसा ही क्वेश्चन था। रशिया आंसर है इसका। 90th क्वेश्चन देखते हैं। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग?
अभी मनी मल्टीप्लायर कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो ठीक है, ये एनसीईआरटी में है, आप देख सकते हो। अभी इसमें बोला है कि इंक्रीजेस बोला है कि किसके साथ इंक्रीज होता है मनी मल्टीप्लायर, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। देखिए अभी मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या, मनी सप्लाई रहता है इन शॉर्ट। अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है तो जो भी सीआरआर एसएलआर जो भी रहेगा तो उसे कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर सीआरआर और एसएलआर बढ़ाया तो ये जो मनी सप्लाई है वो कंट्रैक्ट होता है, मतलब इसे खींचा जाता है, इससे कैश फ्लो कम होता है, इसलिए मनी मल्टीप्लाई का जो फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए आरआर तो नहीं है, एसएलआर भी नहीं है, पॉपुलेशन का कुछ तालमेल ही नहीं आता। तो मनी मल्टीप्लायर कब बढ़ेगा, मतलब मनी सप्लाई कब बढ़ेगा, जब बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगी तब बढ़ेगा। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ M3 मतलब क्या, M3 3 को बी कर दो, ब्रॉड मनी बोलते हैं इसे। तो ये बढ़ना चाहिए, ठीक है। 90 का बी हो गया आंसर। 91 देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। AR VR के रिगार्डिंग है। अभी आपने अगर AR VR आपने देखा रहेगा, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, जो टोनी स्टार करता है वो AR है। VR क्या है, आपने जो चश्मा लगा के नहीं, क्या आप देखते हैं गेम्स वगैरह खेलते हैं, रोलर कोस्टर राइड खेला रहेगा उस पे, VR वो हो गया। इतना भी पता है तो उस पर ये क्वेश्चन निकाल सकते हो आप। करेक्ट बोला है। इन ऑगमेंटेड रियलिटी अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट। इसके बदले VR डाल के देख लीजिएगा। आपको अगर दोनों भी नहीं पता AR और VR क्या है तो आप भूल जाइए क्वेश्चन को, क्योंकि ये काफी दिमाग खाने वाला हो जाएगा आपके लिए। तो फिर आपको एक गाना बजेगा बैकग्राउंड में, क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी अभी VR डाल के देखिए, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी का ये स्टेटमेंट है। कुछ कुछ क्वेश्चन देखिए, अगर दो इंस्टीट्यूशन या फिर दो का कंपैरिजन दिया जाए तो आपको थोड़ा सा इंटरचेंज करके देखना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी रहेगा कंपैरिजन कर रहे, तो उसको अगर आपने इंटरचेंज करके देख लिया, अगर उसमें फिट बैठ रहा है तो ये दोनों भी गलत हो गए। फिर अगर दोनों भी गलत हो गए, आंसर 3 और 4। क्योंकि देखिए VR का वो कंसेप्ट है कि जो एनवायरनमेंट रहता है वो पूरी तरह शट डाउन होता है फिजिकल वर्ल्ड से, और जो AR रहता है वो इमेजेस जनरेट करता है कंप्यूटर से और प्रोजेक्ट इनटू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग। मैंने जैसे कहा कि AR जो है, आयरन मैन को याद कीजिएगा, वो एक एलिमेंट बनाता है, वो पूरा ऐसा मस्त। इवन जो आयरन मैन का जो सूट है वो भी कुछ कुछ जो अनवांटेड पार्ट्स रहते हैं वो ऐसे निकाल के फेंक देता है, देखिए हवा में ऐसी, ऐसा मतलब प्रोजेक्शन टाइप भी दिखता है आपको। तो वो AR का है, VR का नहीं है। VR आपने वो चश्मा देखा रहेगा, ऐसा ऐसा एक समझो, ये ऐसा ऐसा चश्मा रहता है जिसके ऊपर आप मोबाइल लगा के आप देख सकते हो, उसे बोलते हैं VR, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी है वो। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो गए। AR अलाउज इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इंप्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और PC। अभी देखिए AR जो है, ऑगमेंटेड रियलिटी, अलाउज इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये तो सही है। आयरन मैन को याद कीजिएगा, वो तो वर्ल्ड में प्रेजेंट है। इंप्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और PC। अभी जो भी कैमरा रहेगा उसका इमेज दिखेगी आपको, और उसका जो एक्सपीरियंस रहेगा उससे इंप्रूव हो जाएगी। तीन तो सही है, आंसर हो गया 3 और 4। देखिए इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, बस आपको इसकी कंसेप्ट पता रहनी चाहिए कि ये है क्या, बस। इन शॉर्ट बताया जाए तो वर्चुअल रियलिटी जो है, जो यूजर रहता है वो फुल्ली आर्टिफिशियल डिजिटल एनवायरनमेंट में जाता है, और AR जो है वो ओवरले करता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो समझा रहेगा तो ठीक, नहीं तो आपको बस पता ही रहेगा टेक्नोलॉजी के बारे में। 92nd क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड डिनोसोवियन, डिनाइसोवन, ठीक है, जो भी रहेगा बॉडी है, समटाइम्स मेंशन इन इंडिया मीडिया इन रेफरेंस टू। अभी आपने मीडिया देखा रहेगा तो ठीक, नहीं तो आप स्किप कर दिए क्वेश्चन। डायनासोर है, अर्ली ह्यूमन है, केव है, जियोलॉजिकल है, कुछ भी रह सकता है। आंसर क्या है इसका, क्या लगता है आपको, कुछ भी तुक्का मारने का रहा तो? आंसर इसका भी अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है ये। 93 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट बोला है, नॉट करेक्ट, डेवलपमेंट इन साइंस के रिगार्डिंग पूछा है। फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ DNA टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, हो सकता है। पीसीस, सॉरी, पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल DNA कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज, पता नहीं, हो सकता है। सी देखते हैं। A piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in a laboratory, ये भी हो सकता है। Cells taken out from plants and animals can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes, ये भी हो सकता है। तो अभी इसमें बोला है
नॉट करेक्ट। तो ये होने के चांसेस ज्यादा है, ये भी होने के चांसेस ज्यादा है। तो अभी ए और बी में देखते हैं हम अभी। फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, इसे होल्ड पे रखते हैं। अभी ये देखते हैं, पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज। कैन बी है, पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए, हाँ ठीक है, ले सकते हैं। बी तो होना ही चाहिए, मतलब आंसर हो गया ए। भले आपको ये कुछ पता नहीं, फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कि इतना स्पेसिफिक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जर्नलिस्टिक ये थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था, ए और बी में थोड़ा डिफिकल्टी हो गई रहेगी आप। और आंसर हो गया ए। नॉट करेक्ट बोला है, आप इसका ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट है ये। ठीक है, 94th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ डिजिटल सिग्नेचर। अब ये मैंने सिग्नेचर की, ये डिजिटल है। ठीक है, ये लीजिए आपका ऑटोग्राफ, ठीक है, ले लीजिए। इज, अब ये क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी यूजिंग इट, इशूइंग इट। ठीक है, सही तो है, लग रहा है सही है। ठीक है, देखते हैं, इसे होल्ड पर रखते। सेकंड क्या है? यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन और सर्वर और इंटरनेट। हो सकता है। एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड। ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक है, इसके चांसेस होने के ज्यादा है राइट होने के। तो थ्री तो होना ही चाहिए, बी सी और डी में। तो देखिए, हमें लग सकता है तीनों भी सही है, पर आंसर इसका सी, थ्री ओनली बोला है। क्योंकि ये भी यूपीएससी बोल रही है कि ये डिजिटल सिग्नेचर जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं है जो आइडेंटिफाई करता है, ना ही एक प्रूफ आइडेंटिटी है। ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में जाता है, कुछ कुछ आंसर्स बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं कि हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है डाइजेस्ट करना। ठीक है, अभी यूपीएससी सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आंसर हो गया सी। 95 देखते हैं। इन द context of wearable technology, which of the following task is or are accomplished by wearable devices? ठीक है, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ पर्सन, असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। क्या लगता है आपको, वेरेबल टेक्नोलॉजी रह सकता है क्या? तो सभी में रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता। 1 2 3। 96 देखते हैं। RNA interference, RNAi technology has gained popularity in the last few years. Why? क्यों? क्योंकि बहुत फेमस है। ठीक है, क्यों इसने इसने ये इतना पॉपुलैरिटी गेन की, चलते ही। ठीक है, इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस। सभी आंसर है। क्या लगता है आपको, सभी आंसर दे दीजिए। 1 2 3 4 नहीं है इसमें, फिर भी हम मार्क करेंगे 1 2 3 4। अभी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं अभी। इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। हो सकता है, हो सकता है। A C D होना चाहिए। सेकंड देखते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। क्यों नहीं हो सकता है। 1 2, आंसर इधर हो गया ए। 1 2 4। अभी थर्ड क्यों गलत है पता नहीं अभी, शायद उन्होंने थ्री डालना भूले। क्योंकि इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। ठीक है, मे बी कुछ तो रहेगा उसमें, टेक्निकल थोड़ा सा रहेगा इसमें। आंसर तो हो गया ए, डोंट वरी। 97 देखते हैं। Recently, scientists observed the merger of giant black holes billions of light years away from the Earth. What is the significance of this observation? ठीक है, ब्लैक होल पता रहेगा आपको। अभी दो ब्लैक होल जब मर्ज होते हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ग्रेविटेशनल वेव फॉर्म होते हैं। तो वही वेव्स इंडिया इंडिया बोल रहा अपना अर्थ तक आते हैं। तो उसे डिटेक्ट करने के लिए हमने एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर भी हमने लगाए हैं, आपको अगर पता रहेगा तो। इसे लीगो कहा जाता है। मैं लीसा बोलने वाला था, लीगो था, लीगो है। तो उसका क्या नाम है, तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो वही है, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट होते हैं। बाकी तो कुछ नहीं है, सिंगुलैरिटी वर्म होल वगैरह कुछ हिग्स बोसन तक का संबंध नहीं आता। ठीक है, 98 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबायल पैथोजेंस इन इंडिया। अभी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, अभी देखिए, आप बीमार गिर गए, आपने खाई क्रोसिन, अब फिर भी ठीक नहीं हो रहे। थोड़ा और स्ट्रांग लिया, वो खाया, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। उससे और स्ट्रांग लिया, तब आप ठीक हो गए। मतलब ये जो पिछले जो टैबलेट्स थे आपने खाए, तो उसका जो भी असर रहेगा वो पैथोजेंस पे, तो उस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा। इसे कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। जो भी ये पैथोजन रहेगा तो उसको रेजिस्ट करने के लिए आ गया है। अभी आपने वो जो नया खाया उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया हो।
इसलिए आपको बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स ट्राई करने पड़े, और जितना स्ट्रांग रहेगा उतना अपने बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। तो ये था कंसेप्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का। अब ये माइक्रोबियल पैथोजन की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस। अभी इसका रीजंस क्या रहेंगे ऐसे रेजिस्टेंस का जो माइक्रोबियल पैथोजेंस रहते हैं? तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, पता नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्लियर डिजीज, ये हो सकता है। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइवस्टॉक फार्मिंग, मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल। क्या लगता है आपको, क्या रहना चाहिए 98 का? तो सेकंड तो सही है बोला मैंने, थर्ड भी थोड़ा बहुत सही लग रहा है, यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइवस्टॉक फार्मिंग, हो सकता है ये भी। तो 2 और 3 तो रहने चाहिए। अभी फोर्थ देखते हैं, मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल। चांसेस कम है कि किसी के डिजीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, वो भी हो सकता है, पर बहुत चांसेस कम ही है। आंसर मैं तो कहूंगा बी है इसका। ठीक है, 99 देखते हैं। सबसे फेवरेट कैसनाइन प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज, क्या है ये? क्रिस्पर कैसनाइन आपको पता रहेगा, प्रोटीन है ये। मॉलिक्यूलर सीजर्स है, बायोसेंसर है, जीन है, हर्बिसाइडल सब्सटेंस है, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स का समझ ही नहीं आता। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर्स है जो यूज करते हैं टारगेटेड जीन एडिटिंग में, आपको पता रहेगा। ये जीन रहता है, जो भी जीन रहेगा ये ऐसा ऐसा, अगर समझिए इसमें से ये पार्ट इतना खराब है, तो इतना ही पार्ट टारगेट करने के लिए ये मॉलिक्यूलर सीजर्स का काम करते हैं, इतना काटने के लिए काम करते हैं, कैसना ही नहीं। ठीक है, आंसर हो गया ए। 100 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सेंचुरी खत्म हो जाएगी अपनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बोला हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिटेड मतलब एचआईवी, पता नहीं, हो सकता है। नॉट करेक्ट बोला है हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। ट्रिकी 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 है ये, मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं कि हेपेटाइटिस सी को वैक्सीन है पर बी को नहीं है, उल्टा नहीं होना चाहिए। ये हो गया आंसर, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तो सेफ और इफेक्टिव है, जो जो कि रिकमेंड की जाती है एकदम इन्फेंट्स एट बर्थ को, या फिर चिल्ड्रन जो है 18 साल के, 18 साल तक के, तो उनको वैक्सीन दी जाती है हेपेटाइटिस बी। और जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है उसे फर्स्ट एंटी कैंसर वैक्सीन भी बोला गया है, क्योंकि जो लिवर कैंसर है उसका कॉज भी वही होता है, तो इसके लिए ये एंटी कैंसर वैक्सीन भी बोला गया है। आंसर तो यही हो गया, पर हम बाकी के भी देखते हैं। ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस आर सेवरल टाइम्स मोर देन द दोज इन्फेक्टेड विद एचआईवी, ये भी सही है, एक्चुअली सही है। सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस डू नॉट शो सम सिम्टम्स फॉर मेनी ईयर्स, सही है। कुछ कुछ सिम्टम्स ही नहीं दिखा तो इसलिए डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर हो गया बी। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम 2020 का देखेंगे। थैंक यू।